माय डियर स्टूडेंट्स, मैं चंद्राज सर और मैं विकास रौथाण। तो डियर स्टूडेंट्स, अच्छी किताबें और अच्छे लोग तुरंत समझ में नहीं आते, उन्हें पढ़ना पड़ता है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप पढ़ने के लिए तैयार हो चुके होंगे। अगर आप चमत्कार नहीं कर सकते तो खुद एक चमत्कार बन जाइए। और आज के हम इस वीडियो लेक्चर में यही कुछ बातें करेंगे और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम लाए हैं आज आपके लिए, और जो आपके नीट एग्जाम को बूस्ट अप कर देंगे। आज आपके लिए लेके आया हूँ एक महागठबंधन, जिसमें बायोलॉजी और केमिस्ट्री का एक तोड़ एक निचोड़, पूरी केमिस्ट्री की पाठशाला और बायोलॉजी की पाठशाला एक साथ यूट्यूब चैनल पे फर्स्ट टाइम आप देखने जा रहे हैं। इस तरह का एपिसोड अगर आपको पसंद आ जाए तो आप जरूर लाइक और कमेंट कीजिएगा और नीचे लिखिएगा कि क्या ये एपिसोड इस तरह का एम्स के लिए भी आपको जरूरी है। अगर जरूरत है तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपके लिए एम्स तक जारी रखूंगा। डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में आप लोगों ने जितना मैंने लाइक मांगा था उससे कुछ बहुत ज़्यादा दिया और कमेंट भी ज़्यादा दिया। इस बार मैं आपसे 1000 लाइक की उम्मीद कर रहा हूँ। और सर आप कितना? मैं 2000 की। देखते हैं कितना किसको मिलता है लाइक। तो हम लोग भी तैयार हैं इस सीरीज के लिए, और इस सीरीज का नाम है महागठबंधन। जैसा आप देख रहे थे, सपना अपना मैं भी डॉक्टर हूँ। तो धमाकेदार सीरीज का धमाकेदार क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहले आपके लिए लेके आया हूँ। 2 मोल ऑफ लिक्विड P and 3 मोल ऑफ लिक्विड Q आर मिक्स्ड। लिखना है इफ प्योर वेपर प्रेशर ऑफ P, Q आर 70 and 50 mm रेस्पेक्टिवली, देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज। इनमें से कौन सा कंडीशन होगा? तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको लिख रहा है कि P भी लिक्विड है और Q भी लिक्विड है। इसका मतलब गिवन सिस्टम लिक्विड लिक्विड सिस्टम है। और अगर लिक्विड लिक्विड सिस्टम होगा और अगर आपको वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का पूछेगा तो इस कंडीशन में सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालने का जो तरीका होगा वो XB इंटू पी नॉट बी और प्लस XA इंटू पी नॉट ए। बोलो क्लियर है यहाँ तक? अब XB कैसे निकलेगा? ऑन मोल अपॉन टोटल मोल। तो मान लो इसको हमने मान लिया सॉल्यूट B मान लिया और इसको सॉल्वेंट हमने A मान लिया, तो इसका लिखेंगे ऑन मोल मतलब 2 मोल अपॉन टोटल मोल 2 + 3 5 मोल और इंटू पी नॉट B। इसका पी नॉट देखो, वेपर प्रेशर ऑफ P इन प्योर स्टेट कितना है 70 और प्लस XA निकालो आप, ऑन मोल अपना मोल XA का 3 मोल अपॉन टोटल मोल 3 + 2 5 मोल और इंटू पी नॉट A का वैल्यू आपको दिया हुआ है 50। यहाँ से सॉल्व करेंगे आप आंसर लेके आएंगे 58 mm। लेकिन बात है कि सर कैलकुलेशन में भी तो टाइम लगेगा, तो इसीलिए तो मैं जाना चाहता हूँ। आपने जैसा कमेंट में भी दिया था कि सर आपका नाम ही दे दूंगा ट्रिक के सौदागर, तो क्यों ना मैं ट्रिक एक और आपको लेके आ जाऊँ। ये लिख रहा हूँ कंडीशन ट्रिक नहीं है, ये महा ट्रिक है। ये जरा समझना ध्यान से क्या ये ट्रिक कहता है। बड़ा आसान कंडीशन है। आपको लिख रहा है कि 50 mm से लेकर कहाँ तक है 70 mm प्योर स्टेट में है इनका वेपर प्रेशर। मेरे भाई दोनों का एवरेज करो, दोनों का एवरेज करोगे अगर तो 50 + 70 डिवाइडेड बाई 2 कर दो आप, मतलब 120/2, तो ये आया 60। तो भैया जितना 60 से जो जस्ट पहले वाला आंसर होगा वही सही आंसर होगा। सो आंसर शुड बी दिस। बोलो आया समझ में? आप बोलोगे सर बिना पेन लगाए भी आंसर आ जाता है, ये तो इसीलिए तो आपका टाइम बचा रहा हूँ। क्या लाइक करेंगे आप? अब जरूर करेंगे। तो अगली बारी इस क्वेश्चन के बाद जो आप देख रहे हैं केमिस्ट्री के बाद, वो बायोलॉजी की बारी। चलते हैं आपको लेके विकास सर के साथ। हम शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से, जो है लैक ओपेरॉन के बारे में। इससे बोला गया है कि इकोलाई सेल्स विद म्यूटेटेड Z जीन ऑफ लैक ओपेरॉन कैन नॉट ग्रो इन मीडियम कंटेनिंग ओनली लैक्टोज एज द सोर्स ऑफ एनर्जी बिकॉज। मीन्स इसमें कंडीशन दी गई लैक ओपेरॉन की, और बोला गया है कि एक लैक ओपेरॉन जो कि लैक्टोज में ग्रो कर सकता है, और अगर उसमें जो Z जीन है वो वर्क नहीं कर रहा है या फंक्शन नहीं है, तो इस पे इसकी ग्रोथ पे क्या असर पड़ेगा? आप बोलेंगे देखिए सबसे अच्छी इसमें ट्रिक क्या बनती है। जो लैक Z जीन होता है वो एक एंजाइम सिंथेसाइज करता है जिसका नाम होता है बीटा गैलेक्टोसिडेज। बीटा गैलेक्टोसिडेज, जो बीटा गैलेक्टोसिडेज यहाँ पे बना है, अब ये लैक्टोज को हाइड्रोलाइज करेगा। लैक्टोज एक डाइसैकेराइड है, लैक्टोज के हाइड्रोलिसिस से 2 शुगर बनते हैं, दैट इज ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। तो यहां पे आप देखते हैं कि लैक्टोज एक डाइसैकेराइड है, इससे 2 मोनोसैकेराइड बन रहे हैं, एक बन रहा है ग्लूकोज और दूसरा बन रहा है गैलेक्टोज। ग्लूकोज यहां पे एक एनर्जी का सोर्स है और ये एनर्जी ई कोलाई सेल्स को मिलती है फॉर द ग्रोथ। अब क्वेश्चन यहीं से बन जाता है कि अगर इसका लैक-Z जीन फंक्शनल नहीं है, मींस लैक-Z जीन वर्क नहीं कर रहा है, अगर लैक-Z जीन वर्क नहीं करेगा तो ये एंजाइम नहीं बनेगा, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनता है वो बनता है सेकंड, दैट इज दे कैन नॉट सिंथेसाइज द फंक्शनल बीटा गैलेक्टोसिडेज। अब शुरुआत करते हैं केमिस्ट्री के नेक्स्ट क्वेश्चन से। तो जैसा आप देख रहे हैं क्वेश्चन का घमासान, बिल्कुल नीट 2019 के लिए जो आपने सोचा है मैंने भी वही सोचा है। मैंने आपको बताया था नीट की राह बहुत आसान है, लेकिन आप दिमाग में गलतफहमी बैठे हो कि भैया बहुत मुश्किल है, कैसे मेरा सिलेक्शन होगा। देखो जरा ध्यान से इन क्वेश्चन के प्रैक्टिस करते जाओ, कॉन्सेप्ट खुलते जाएंगे, चाहे वो केमिस्ट्री हो चाहे वो बायोलॉजी, क्योंकि नीट का बैकबोन है केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। सो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखोगे आप, लिख रहा है द करेक्ट पेयर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ फॉस्फोरस इन सॉलिड PCl5। जरा ध्यान देना वर्ड सॉलिड PCl5 एंड PBr5 इज रेस्पेक्टिवली
इनमें से सॉलिड PCl5 और PBr5 में फॉस्फोरस का करेक्ट हाइब्रिडाइजेशन क्या है? तो माय डियर स्टूडेंट्स, ध्यान रहे कि अगर आप PCl5 को गैसियस स्टेट में बात नहीं कर रहे हैं, सॉलिड स्टेट में बात कर रहे हो, तो PCl5 टूटता है, PCl4 प्लस में एग्जिस्ट करता है और PCl6 माइनस में एग्जिस्ट करता है। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी का लाइन है, आप 12th में भी क्वेश्चन पढ़ते हो कि वाई PCl5 एक्ट एज ए आयनिक कंपाउंड इन सॉलिड स्टेट। समझ रहे हो मेरी बात? तो अगर आप PCl5 देखोगे या PCl4 की अगर आप बात करोगे तो PCl4 आपके पास इस तरह का कंडीशन बनेगा, ये प्लस, और PCl6 की अगर आप बात करोगे तो PCl का हाइब्रिडाइजेशन आपके पास आएगा sp3d2, मतलब ऑक्टाहेड्रल का कंडीशन आपके पास ये कंडीशन बनता दिखाई देगा। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ टेट्राहेड्रल sp3 है, ये sp3 क्या बनेगा? d2 बनेगा। क्या ये पेयर कहीं दिख रहा है? sp3 और sp3d2 एक साथ यहाँ भी दिख रहा है और यहाँ भी दिख रहा है। इसका मतलब है कि अब आपको फिर से देखना पड़ेगा, अगले ऑप्शन की तरफ जाना होगा। PBr5, अगर आप PBr5 को भी सॉलिड स्टेट में आप देखेंगे तो सेम कंडीशन बनेगा ना, मतलब बनेगा PBr4 प्लस और दूसरा लिख रहा हूँ PBr6 माइनस। आप सोचेंगे सर ऐसा ही होगा, बिल्कुल नहीं होगा। फॉस्फोरस का साइज छोटा है और छोटा फॉस्फोरस जो है वो 6 बड़े बड़े ब्रोमीन को सराउंडिंग में नहीं रख सकता। अगर 6 बड़े बड़े रहेगा तो भैया स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाएगा। आप सोचो ना, एक छोटे से पार्टिकल पे 6 बड़े पार्टिकल आएंगे तो ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। समझ रहे हो मेरी बात? ये खत्म हो जाएगा। सो बेसिकली ये केवल PBr4 प्लस और Br माइनस में एग्जिस्ट करता है। तो भैया इसका तो कोई हाइब्रिडाइजेशन होना नहीं है, PBr4 का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होना है। अब भैया दिखाओ, ये पेयर कहीं दिख रहा है? sp3d2 और इसका sp3, सो आंसर होगा इसका C। बोलो आया समझ में? धमाकेदार क्वेश्चन एकदम। तो इस क्वेश्चन के बाद लेके चल रहा हूँ मैं आपको विकास सर की तरफ। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि ड्रोसोफिला पे एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू एक्सप्लेन किया जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन में देखिएगा, इन अ क्रॉस ड्रोसोफिला द हेट्रोजाइगस मेंबर विद अ ग्रे बॉडी, मींस देखिए कंडीशन आती है यहाँ पे ड्रोसोफिला के बारे में। ड्रोसोफिला में यहाँ पे एक डाइहाइब्रिड क्रॉस बताया गया है, और डाइहाइब्रिड क्रॉस मींस इसमें 2 कैरेक्टर्स लिए गए हैं। जो पहला कैरेक्टर लिया गया है वो लिया गया है बॉडी कलर, और दूसरा कैरेक्टर यहां पे लिया गया है विंग साइज। तो ड्रोसोफिला पे एक डाइहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट किया गया है जिसमें कि एक बॉडी कलर है और दूसरा यहां पे विंग साइज। अब जो 2 पेरेंट्स, हम पेरेंट्स की बात करेंगे। जो पहला पेरेंट यहां पे दिया गया है वो दिया गया है विद अ ग्रे बॉडी एंड लॉन्ग विंग, और इसको क्रॉस किया गया है विद अ ब्लैक बॉडी एंड वेस्टिजियल विंग। ग्रे बॉडी के लिए इन्होंने लिखा है B+, लॉन्ग विंग के लिए इन्होंने लिखा है VG+, और ब्लैक बॉडी के लिए इन्होंने लिखा है B, एंड वेस्टिजियल विंग के लिए लिखा है इन्होंने VG। और क्वेश्चन इसमें पूछा गया, जब इनको क्रॉस कराया जाता है तो क्रॉस कराने के बाद हमको 4 रिजल्ट्स मिलते हैं। 4 रिजल्ट्स क्या देखिए? पहला रिजल्ट ग्रे वेस्टिजियल 24, ग्रे लॉन्ग 126, ब्लैक लॉन्ग 26 एंड ब्लैक वेस्टिजियल 124। मींस इनको क्रॉस कराने के बाद हमको F2 जनरेशन में टोटल 4 टाइप के ऑफस्प्रिंग्स मिलते हैं। पहले ऑफस्प्रिंग्स यहां पे दिए जा रहे हैं ग्रे वेस्टिजियल के यहां पे मेंबर्स 24 हैं। दूसरे दिए गए हैं ग्रे लॉन्ग के मेंबर्स यहां पे 126 हैं। तीसरे दिए गए हैं ब्लैक लॉन्ग के यहाँ पे मेंबर्स 26 हैं, और चौथे दिए गए हैं ब्लैक वेस्टिजियल के मेंबर यहाँ पे 124 दिए गए हैं। इसमें ड्रोसोफिला का एक डाइहाइब्रिड क्रॉस बताया गया है। अब डाइहाइब्रिड क्रॉस जैसे मैंने आपको बताया था कि इसमें 2 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के साथ क्रॉस करवाया जाता है। यहाँ पे जो 2 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लिए गए हैं, एक लिया गया है बॉडी कलर और दूसरा लिया गया है विंग का शेप या फिर विंग का साइज। अब यहाँ पे देखिएगा इसमें क्या बोला गया है। इसमें जो पेरेंट्स हैं, सबसे पहले पेरेंट्स से स्टार्ट करते हैं। एक ड्रोसोफिला जिसकी बॉडी का ग्रे कलर है और उसके विंग्स लॉन्ग हैं, इसको क्रॉस किया गया है एक और ड्रोसोफिला के साथ जिसकी बॉडी कलर ब्लैक है और उसके विंग्स यहाँ पे वेस्टिजियल हैं। मींस पेरेंट्स हमारे पास 2 हो जाते हैं। अब जब इसको क्रॉस करवाया गया तो F2 जनरेशन में हमको 4 टाइप के मेंबर्स मिले। 4 टाइप के मेंबर्स कौन कौन से देखिएगा? एक है ग्रे वेस्टिजियल जिसके 24 मेंबर्स आए, दूसरा है ग्रे लॉन्ग, इसके 126 मेंबर्स आए, तीसरा है ब्लैक लॉन्ग, इसके 26 मेंबर्स आए, और चौथा है ब्लैक वेस्टिजियल, इसके 124 मेंबर्स आए। अब आखिर इसमें क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि हमको रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी बतानी है ऑफस्प्रिंग्स की। तो सबसे पहले देखिए, अगर हमको रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी होती है तो रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है वो
वो होता है नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स। रिकॉम्बिनेंट्स का मीनिंग क्या है, देखिए अब रिकॉम्बिनेंट्स आप पूछ रहे होंगे रिकॉम्बिनेंट्स है क्या। यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट्स वो ऑफ स्प्रिंग्स होते हैं जो अपने पेरेंट्स को रिजेंबल नहीं करते। तो आप देखिए इसमें कौन कौन से ऐसे मेंबर्स अपने पेरेंट्स को रिजेंबल नहीं कर रहे हैं। आप इसमें देखेंगे एक तो जो ग्रे वेस्टिजल वाला है और दूसरा जो ब्लैक लॉन्ग वाले हैं, ये अपने पेरेंट्स को रिजेंबल नहीं कर रहे हैं। अब इसमें क्रॉस देखते हैं हम क्या आ रहा है, देखिएगा रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी जिसे हम कैलकुलेट कर रहे हैं नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्प्रिंग्स, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स कितने हैं देखिएगा 24 + 26, और ऑफ स्प्रिंग्स हमारे पास टोटल अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 24 + 126 + 26 + 124 दैट वुड बी अराउंड 300। इसको हम क्रॉस करेंगे विद 100, तो इसका आंसर हो जाएगा 50/300 मल्टीप्लाइड बाय 100 दैट वुड बी अराउंड 16.66 और 16.7%। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सेकंड, दैट इज 16.7%। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस तरह क्वेश्चन आता है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, आपके दिमाग में बात आ रही होगी सर ये क्या है, एकदम बिल्कुल नया चीज़, यूट्यूब पे तो कभी देखा नहीं ऐसे कि एक तरफ फिजिक्स चल रहा है, एक तरफ केमिस्ट्री चल रहा है, एक तरफ बायोलॉजी चल रहा है। मैं इसलिए लेके आ रहा हूँ, आपके प्रिपरेशन का बेस्ट IQ लेवल चेक हो जाएगा आपको, क्योंकि दिमाग आपका कितना फास्ट चल रहा है। इधर केमिस्ट्री, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बायोलॉजी, देन नेक्स्ट केमिस्ट्री, देन नेक्स्ट बायोलॉजी। आपका प्रिपरेशन का स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा, आपको लगेगा ये तो कॉन्फिडेंस ही आ गया, बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे कि मैं डॉक्टर बन ही गया। अभी बाकी है, 22 तारीख के बाद बनोगे, इसकी गारंटी है। देखना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिख रहा है विच मॉलिक्यूल इज प्लानर, इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल है जो प्लानर है। जिसमें आपके पास लिखा हुआ ये कंडीशन है, एक NCH3 और CH3 और CH3 एक से लिखा हुआ पहला। सेकंड कंडीशन आपके पास लिखा हुआ है NSiH3 और ये लिख रहा है SiH3 और ये लिख रहा है SiH3। दूसरा कंडीशन ये है। एक कंडीशन लिख रहा है आपको N और जर्मेनियम हाइड्राइड JeS3 और ये भी है JeS3 और ये भी हो गया आपके पास JeS3 और एक कंडीशन बोथ B एंड C। चलिए देख लेते हैं हम लोग कंडीशन, कहाँ पे कंडीशन है ऐसा। प्लानर की बात कर रहा है। अगर प्लानर की बात कर रहा होगा दैट मीन्स sp2 हाइब्रिडाइजेशन की बात कर रहा है। और अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे तो 1 2 3 3 बॉन्ड पेयर और 1 लॉन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लॉन पेयर, सो स्टेरिक नंबर विल बी 4, so 4 hybrid orbital is required, so that means hybridization will be sp3, right? But in case of question लिख रहा है कि which molecule is planar, मतलब which molecule contains sp2 hybridized। समझ रहे हो मेरी बात। अब इधर देखो आप, यहाँ अगर आप देखोगे तो यहाँ भी सेम आप सोच रहे होगे 1 2 3 सिग्मा है और यहाँ पे क्या है लोन पेयर। आप यहाँ भी सोचोगे सर 3 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर दैट मीन्स 4, मतलब यहाँ भी हाइब्रिडाइजेशन मस्ट बी sp3, पर एक्चुअली दिस इज नॉट राइट आंसर। सो करेक्ट वेज क्या देखना ध्यान से, लिख रहा हूँ। द करेक्ट वेज नाइट्रोजन कंटेनिंग लोन पेयर 1 लोन पेयर, राइट? And in case of silicon contains vacant d orbital, 3d orbital. So silicon contains 3d orbital and nitrogen contains 2p orbital. So बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन कि 2p ऑर्बिटल और 3d ऑर्बिटल अगर एक साथ दिखे इस तरह से अगल बगल, तो 2p ऑर्बिटल के लोन पेयर इजीली 3d ऑर्बिटल में क्या हो जाएंगे, चले जाएंगे इजीली। बोलो क्लियर है। और अगर ये इजीली इलेक्ट्रॉन यहाँ से शिफ्ट करेगा तो इस तरह का बॉन्डिंग कहलाएगा बैक बॉन्डिंग। आपने देखा होगा मेरे चैनल पे बैक बॉन्डिंग का वीडियो, बहुत पसंद भी किया था, बहुत बेहतरीन वीडियो आपको बैक बॉन्डिंग का दिया हूँ। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत हो तो आप पूरे 45-50 मिनट का वो वीडियो होगा लगभग, आप जाके देखिएगा। क्या क्लास 1 वीडियो मैंने दे रखा है, इसमें बहुत सारे ट्रिक्स बता रखा हूँ उसमें भी। तो बोल रहा हूँ कंडीशन कि यहाँ पे लोन पेयर ये डोनेट करेगा, और अगर डोनेट किया वैकेंट डी ऑर्बिटल को तो बैक बॉन्डिंग होगा और ये पाई बॉन्ड बनता दिखाई देगा, पी पाई डी पाई बॉन्ड बनता दिखाई देगा आपको। अब यहाँ से क्वेश्चन मार्क आएगा कि सर अगर ये पी पाई डी पाई बॉन्ड हुआ तो पाई बॉन्ड तो डज नॉट टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन, ओनली सिग्मा बॉन्ड टेक पार्ट। सो हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड, 1 2 3, सो हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp2 और sp2 मतलब प्लानर, सो आंसर शुड बी दिस, राइट? अब आप सोचोगे कि सर इसमें क्या कंडीशन बनेगा, यहाँ भी तो लोन पेयर है और जर्मेनियम के पास भी वैकेंट ऑर्बिटल है। माय डियर स्टूडेंट्स जरूर है, लेकिन ये ऑर्बिटल 2p है और ये ऑर्बिटल 4d है। सो 2p और 4d ऑर्बिटल के बीच में लार्ज डिफरेंस होगा साइज का, और अगर साइज का बड़ा डिफरेंस हुआ तो ये ऑर्बिटल दूर दिखाई देगा, और अगर दूर दिखा तो ये लोन पेयर इसको डोनेट नहीं कर पाएगा, और नहीं करेगा तो बैक बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं होगा। और अगर बैक बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं हुआ तो 1 2 3 सिग्मा 3 और 1 4, 3 बॉन्ड पेयर और प्लस 1 लोन पेयर मतलब 4, मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। सो प्लानर नहीं होगा, इसका मतलब एक सिंगल आंसर आपके पास ये निकल के आएगा।
क्लियर है यहाँ तक? तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन देख रहे थे, अब लेके चलते हैं आपको बायोलॉजी के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग पेप्टाइड चेन इज रिमूव ड्यूरिंग द मैच्योरेशन ऑफ प्रो इंसुलिन। अब सबसे पहले चीज देखिए, प्रो इंसुलिन होता क्या है। हम प्रो इंसुलिन को बोलते हैं एज अ इनएक्टिव फॉर्म ऑफ इंसुलिन। इट इज अ इनएक्टिव फॉर्म ऑफ इंसुलिन। अब इंसुलिन होता क्या है, कभी भी हम अपने फूड में ग्लूकोज कंज्यूम करते हैं और उस ग्लूकोज का लेवल अगर हमारे ब्लड में इंक्रीज हो जाता है तो उसके लेवल को मेंटेन करने के लिए हमारी बॉडी इंसुलिन फॉर्म करती है। इंसुलिन हमारे ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करता है, लेकिन जो इंसुलिन हमारी बॉडी में बन रहा है वो डायरेक्टली एक्टिव फॉर्म में नहीं बनता है, वो पहले एक इनएक्टिव फॉर्म में बनता है। उस इनएक्टिव फॉर्म को हम बोलते हैं प्रो इंसुलिन। अब प्रो इंसुलिन का अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें 3 पेप्टाइड्स होते हैं। अब 3 पेप्टाइड देखिए कौन कौन से होते हैं। एक इसमें होता है सी पेप्टाइड, ये टोटल 30 अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। दूसरा होता है ए पेप्टाइड, ये टोटल 21 अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। और तीसरा होता है सी पेप्टाइड, ये टोटल 30 अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। तो जो ये प्रो इंसुलिन का मॉलिक्यूल है, इसमें 3 टाइप के पेप्टाइड्स हैं, ए, बी और सी। तीनों पेप्टाइड्स आपस में जुड़े हुए हैं और आप देख सकते हैं इसमें टोटल अगर हम देखेंगे तो 81 अमीनो एसिड्स का ये एक मॉलिक्यूल हो जाता है। अब क्वेश्चन आ रहा है कि जब ये प्रो इंसुलिन मैच्योर होता है तो मैच्योरेशन में इसमें क्या चेंज देखा जाता है, इनमें से कौन सी पेप्टाइड इसमें से रिमूव होती है। अब देखेंगे कंफ्यूजन, इसमें कंफ्यूजन क्या है, इसमें 3 पेप्टाइड्स दिए हैं, ए भी दिया है, बी भी दिया है, सी भी दिया है। अब कौन सा रिमूव होगा, कौन से के रिमूव होने से यहाँ पे मैच्योरेशन देखा जाएगा। आप नोटिस करेंगे इसमें जब ये मैच्योर होता है तो इसमें से इसका सी पेप्टाइड रिमूव हो जाता है। सी पेप्टाइड यहाँ पे इसको इनएक्टिव रखता है। जैसे इसमें से सी पेप्टाइड रिमूव होगा, इसमें 2 ही पेप्टाइड बच जाएंगे, एक बचेगा ए पेप्टाइड, दूसरा बचेगा सी पेप्टाइड। और दोनों पेप्टाइड आपस में आप देखते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। अब अगर हम इसके मॉलिक्यूलर वेट को देखेंगे या फिर साइज को देखेंगे तो यहाँ पे ए पेप्टाइड 21 अमीनो एसिड का है और बी पेप्टाइड यहाँ पे 30 अमीनो एसिड का है। तो जो मैच्योर पेप्टाइड होगा वो टोटल 51 अमीनो एसिड का हो जाएगा। तो अगर आप इस पूरे डायग्राम से देखेंगे, ये बिल्कुल एक्जैक्टली एनसीईआरटी का ही डायग्राम है। एनसीईआरटी में जो डायग्राम दिया बिल्कुल एक्जैक्टली वही है, जिसमें शो किया गया है कि इसमें से सी पेप्टाइड जब रिमूव हो रहा है तो ये मैच्योर हो रहा है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सी, जिसमें से बोला जाएगा कि जब प्रो इंसुलिन मैच्योरेशन के बाद इंसुलिन में कन्वर्ट होगा तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सी पेप्टाइड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखना, आप लिख रहा है CrH2O का होल 6 और Cl3 हैज अ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 3.83 bm। बोर मैग्नेटो मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू दिया हुआ है 3.83 bm। बोल रहा है कंडीशन की फाइंड नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ऐसा क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो जाते हैं, लेकिन कोई घबराने की बात नहीं, तो बहुत आसान क्वेश्चन में से एक है। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो म्यू इक्वल टू लिखेंगे नंबर ऑफ अनपेयर्ड। आपको याद करो मैग्नेटिक मोमेंट म्यू निकालने का तरीका था √n × n+2 bm। याद है कंडीशन, जहाँ n क्या था, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, n था नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब बड़ा आसान है, म्यू का वैल्यू आपको गिवन है 3.83, इक्वल टू लिखेंगे √n × n+2 लिखोगे, इसको इधर लाओ तो लिख सकते हो आप 3.83 का स्क्वायर इक्वल टू इसको देखो n × n स्क्वायर हो गया और ये n ये 2n हो गया। अब इसको भैया ओपन करके इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करके n का वैल्यू निकालोगे, बिल्कुल निकलेगा। अगर निकला ना तो आपका आगे का 5 क्वेश्चन छूट जाएगा। इतना टाइम टेकिंग क्वेश्चन होगा, कैलकुलेशन। आपको कैलकुलेशन से बचना है तो एक बार और एक लेके आ रहा हूँ महा ट्रिक आपके लिए। जरा देखो क्या ट्रिक बता रहा हूँ, समझना ध्यान से। ट्रिक की तो झड़ी लगा दिया इस वीडियो के अंदर, देखो ध्यान से क्या बोल रहा हूँ। आपके पास म्यू लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है 3.83 लिखा हुआ है ना, तो 100% जो पहला डिजिट है वही नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। सो आंसर ये होगा। आप कहीं भी देख लेना इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो जो फर्स्ट डिजिट है वही आंसर। कैलकुलेट करने की जरूरत क्या, देखा और आंसर टिक किया। ये क्वेश्चन अब स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में बताया जा रहा है। इसमें देखिए पूछा गया है आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेज लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर ह्यूमन स्पर्म। मींस टेस्टिस में जो ह्यूमन स्पर्म्स बनते हैं उसका करेक्ट सीक्वेंस क्या है। अब इस सीक्वेंस को समझने के लिए आपको एक बार एनसीईआरटी में वो पूरा डायग्राम देखना पड़ेगा जो स्पर्मेटोजेनेसिस का बताया गया है। अब उस डायग्राम में बहुत सिंपल स्टेप्स बताए गए हैं। सबसे पहले देखेंगे जो हमारा सेमिनिफरस ट्यूब्यूल होता है, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में आप देखते हैं इनर लाइनिंग पाई जाती है जर्म सेल्स की। जर्म सेल्स मैच्योर होकर बनाते हैं स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया से ही यहाँ से ऑप्शन स्टार्ट होता है। तो आप चारों में देखेंगे सबसे पहला स्पर्मेटोगोनिया वाले ऑप्शंस कौन कौन से हैं। एक तो ए वाला स्पर्मेटोगोनिया का है और सी वाला स्पर्मेटोगोनिया का है। इसके आगे स्टेजेस अगर आप देखेंगे स्पर्मेटोगोनिया से आगे चल के इसमें देखते हैं
सबसे पहले मियोसिस होता है, मियोसिस के बाद इसमें बनते हैं आपके सबसे पहले माइटोसिस होता है, माइटोसिस के बाद इसमें बनते हैं आपके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से बनते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फाइनली इससे बनते हैं स्पर्मेटिड्स, और स्पर्मेटिड्स मैच्योर होकर बनाते हैं स्पर्म। तो यहाँ पे जो सीक्वेंस बनने वाला है, सीक्वेंस क्या ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले बनेंगे स्पर्मेटोगोनिया, इससे बनेंगे स्पर्मेटोसाइट, इससे बनेंगे स्पर्मेटिड, और फिर इससे बनेंगे स्पर्म्स। तो जो इसका करेक्ट सीक्वेंस होगा, जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। तो इसमें पूरा एक मैच्योरेशन के स्टेजेस दिखाने वाले हैं, जो मैच्योरेशन स्पर्मेटोगोनिया से लेकर स्पर्म तक के बनने तक के होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखना, लिख रहा है 2 gases show bleaching in presence of moisture and one bleaching is permanent and other is temporary respectively। बताओ इनमें से कौन सा परमानेंट है और कौन सा टेम्पररी ब्लीचिंग एक्शन है। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ब्लीचिंग एक्शन क्या है। अगर आप ब्लीचिंग एक्शन जानते हैं तो जानते हैं कि किसी भी कलर्ड सब्सटेंस को आप ब्लीच करते हैं तो वो कलरलेस हो जाता है, और कलरलेस 2 तरीके से हो सकता है, आइदर ड्यू टू ऑक्सीडाइजिंग ब्लीचिंग प्रॉपर्टी, मतलब ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन, और ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन। बराबर बात। अब कंडीशन है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि कोई भी गिवन सब्सटेंस ब्लीचिंग एक्शन शो कर रहा है। बहुत आसान है, आप उसको उठा के पानी में फेंक दो। आप ये मत सोचना कि सर एग्जाम में पानी लेके जाऊंगा क्या, बिल्कुल नहीं लेके जाना है, तरीका समझना है। मान लो आपके पास Cl2 है, आपको नहीं पता चल रहा है कि ब्लीचिंग एक्शन शो कर रहा है, आप इसको उठाओ भैया और पानी में डाल दो। जैसे आपने पानी में डाला इसको, ये एग्जैक्टली इस तरह का कंडीशन है, Cl और ये है HOH। आप प्रोडक्ट आपको एक दिख दिया, क्या दिखा, HCl और प्लस HClO, मतलब ये बना HClO। और HClO अनस्टेबल होता है, ये टूटता है किसमें, HCl प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। जो मेरे भाई नेसेंट ऑक्सीजन देगा वो ऑक्सीडाइजिंग ब्लीचिंग शो करेगा। तो जब भी आप यहाँ डालोगे, जब भी आप कलर सब्सटेंस पे ऑक्सीजन को डाल दोगे, इसको कलरलेस कर देगा। क्लियर है। अगर आप नेक्स्ट बात करते हो, मान लो आप कंडीशन लिख रहे हो O3 तो खैर पानी में फेंकने की जरूरत नहीं, इसको हिट कर दो, ये O2 और नेसेंट ऑक्सीजन देगा, ये भी ऑक्सीडाइजिंग ब्लीचिंग शो करेगा। अगर आप Cl2 एक ऑप्शन आपके पास है, अगर आप Cl2 के अलावा अगर दूसरा ऑप्शन आप मान लो कहीं ये लिख रहा है SO2 को अगर डालना है आपको पानी में, SO2 को अगर पानी में आप डालोगे तो बेसिकली ये बनेगा H2SO4 और ये लिबरेट करेगा नेसेंट हाइड्रोजन। तो बड़ा इंपॉर्टेंट कंडीशन है यहाँ पे, ये नेसेंट हाइड्रोजन की वजह से ब्लीचिंग एक्शन शो करेगा, मतलब SO2 रिड्यूसिंग ब्लीचिंग एजेंट है, ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है। तो अगर ये रिड्यूसिंग ब्लीचिंग एक्शन शो करेगा तो आपने जैसे इसमें हाइड्रोजन डाला कलरलेस किया, लेकिन इसकी एक बीमारी है, अगर थोड़ा दिन तक इसको हवा में छोड़ दो तो कलर रीअपीयर हो जाएगा, मतलब ये परमानेंट ना होके टेम्पररी शो करेगा। सो ये टेम्पररी है, जबकि Cl2 परमानेंट ब्लीचिंग एक्शन है। सो आंसर होगा ये Cl2 परमानेंट, SO2 टेम्पररी। तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अगर ये क्वेश्चन क्लियर हुआ तो चलते हैं अब बायोलॉजी के क्वेश्चन की तरफ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इससे पूछा गया है एन एंजियोस्पर्मिक प्लांट हैज 24 क्रोमोसोम्स इन माइक्रोस्पोर मदर सेल, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन एंडोस्पर्म विल बी। इसमें कंडीशन क्या दी गई समझिएगा कि जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है इसमें टोटल 24 क्रोमोसोम्स दिए गए हैं। माइक्रोस्पोर मदर सेल्स बेसिकली होते क्या हैं, दीज आर द मियोसाइट्स, और मियोसाइट्स आप जानते हैं दीज आर द गैमीट मदर सेल्स, और ये डिप्लॉयड सेल्स होते हैं। दैट मीन्स ये 2n के बराबर होगा 24 क्रोमोसोम्स। तो यहाँ से आप बता सकते हैं कि जो n का नंबर होगा वो होगा 12। तो अगर हम एक एंजियोस्पर्म के एंडोस्पर्म की बात करते हैं, अगर हम एक एंजियोस्पर्म के एंडोस्पर्म की बात करते हैं तो ये ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है, दैट इज 3n। अब ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर है, दैट मीन्स 3 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, क्योंकि n की वैल्यू हमारे यहाँ पास 12 आई है। तो अगर आप 3 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा 36। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एंडोस्पर्म में टोटल 36 क्रोमोसोम्स दिए गए हैं। तो इन चारों में से जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बी, दैट इज द टोटल नंबर ऑफ 36 क्रोमोसोम्स इन द एंडोस्पर्म। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से केमिकल काइनेटिक्स का ये लिख रहा है जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में इनिशियल कंसंट्रेशन मतलब A0 दिया हुआ है आपको, 10m दिया हुआ है, और हाफ लाइफ T हाफ का वैल्यू आपको 20 सेकेंड दिया है। बोल रहा है लेट अमाउंट बताओ आफ्टर टाइम T, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम T क्या होगा जब टाइम 37.5 सेकेंड होगा। बड़ा सिंपल। अगर आप इसको फार्मूला से करना चाहोगे क्या या ट्रिक लोगे? ट्रिक चाहिए, पहले फार्मूला भी देख लेते हैं थोड़ा सा। अगर आप AT लिखोगे तो A0 माइनस KT लिखोगे। इनिशियल कंसंट्रेशन दिया हुआ है, T दिया हुआ है, हाफ लाइफ निकालने के लिए, K निकालने के लिए हाफ लाइफ दिया हुआ है। बोलो क्लियर है?
यहाँ से सबको पुट करेंगे आंसर आएगा, लेकिन हम पुट क्यों करेंगे, हम तो टाइम सेव करेंगे। चलो भैया, ट्रिक या महा ट्रिक, लो भाई महा ट्रिक। आप बोलोगे सर आपका वीडियो तो देख के लगता है जैसे ट्रिक का तो मैजिक ही चल चुका है। देखना ध्यान से इधर, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन। आपके पास इनिशियल कंसंट्रेशन 10 दिया हुआ है, आपको बोल रहा है बताओ ये 20 मिनट में बोल रहा है तेरे को, देखना इधर, हाफ लाइफ टी हाफ 20 सेकेंड। अगर आपने 20 सेकेंड लिया मेरे भाई तो ये आधा हो गया कंसंट्रेशन 5, और इसका अगर हाफ आपने लिया 10 सेकेंड तो ये 2.5 हो गया, और अगर आपने इसका 5 सेकेंड हाफ किया तो ये भी हाफ 1.25, और अगर इसका आपने 2.5 सेकेंड कर दिया तो ये वैल्यू पॉइंट कितना आ जाएगा 625। अब जरा देखो ये 20 मिनट 10 मिनट कितना 30 35 कितना हुआ 35 और 35/2 मतलब 37.5 बोल रहा है। 37.5 में बताओ कितना बचेगा, तो लो ना भैया कितना बचा 0.625। देखा आपने, कोई फार्मूला नहीं, बिल्कुल धड़क से आंसर निकल गया। आपको ट्रिक समझना है, ट्रिक। कल मैं कैनेटिक्स की एक और बेहतरीन ट्रिक्स बता रहा था, वो 9 वाली के काम, 9 वाली, हाँ 9 वाली बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक। तो बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक के साथ आप क्वेश्चन कर रहे हैं, आपका कॉन्फिडेंस भी अंदर से बिल्डअप हो रहा होगा कि इस बार रिजल्ट होगा। और मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूं कि अब तक आप लोगों ने लाइक जरूर किया होगा, कमेंट भी किया होगा। अगर नहीं किया होगा तो आप मुझे सिर्फ ये सजेशन एक कमेंट में जरूर डालिए कि क्या इस तरह का एपिसोड, इस तरह का ट्रिक का जो कंटेंट मिल रहा है, जो इस तरह का ट्रिक का जो एकदम लहर चला हुआ है, ये लहर एम्स तक जारी रखना है। अगर रखना है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं आपके लिए जरूर लेके आऊँगा, बहुत सारे ट्रिक्स का हुजूम लगा दूंगा। तो चलते हैं हम लोग बायोलॉजी के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं, दैट इज करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर वाटर पोटेंशियल ऑफ प्लाज्मोलाइज्ड सेल विल बी। मींस पूछा गया है कि जो प्लाज्मोलाइज्ड सेल होता है उसमें वाटर पोटेंशियल क्या कंडीशन बनती है। अब इसमें देखिएगा जो नॉर्मल वाटर पोटेंशियल होता है दैट इज सॉल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल। इसका जो एक्सप्रेशन होता है वो क्या होता है, देखिए वाटर पोटेंशियल इक्वल्स टू सॉलिड पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल। अगर हम इसमें देखते हैं कि जो प्रेशर पोटेंशियल होता है, प्रेशर पोटेंशियल की वैल्यू होती है टर्गर प्रेशर के बारे में या फिर टर्गर प्रेशर के बराबर। टर्गर प्रेशर क्या है, देखिए कि मान लीजिए एक सेल है, इसमें वाटर एंटर हो रहा है, तो वाटर के एंट्री के बाद ये वाटर इसके वॉल पे जितना प्रेशर लगा रहा है, इस प्रेशर को हम बोलते हैं टर्गर प्रेशर। ठीक है, तो मीन्स एक सेल जिससे वाटर एंटर हुआ है, वाटर के एंट्री के बाद ये वाटर इसके वॉल पे जो प्रेशर लगाएगा इसको हम बोलेंगे टर्गर प्रेशर, और इसकी जो वैल्यू होती है वो प्रेशर पोटेंशियल के बराबर होती है। अब कंडीशन हमारे पास है एक प्लाज्मोलाइज्ड सेल के बारे में। आप जानते हैं कि जो प्लाज्मोलाइज्ड सेल होता है, प्लाज्मोलाइज्ड सेल में वाटर लॉस हो जाता है या फिर इसमें से वाटर बाहर आ जाता है। अगर वाटर बाहर आ जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि इसके वॉल पे कोई भी प्रेशर नहीं लगेगा। अगर वॉल पे कोई प्रेशर नहीं लगेगा तो आप देखेंगे कि जो इसमें प्रेशर पोटेंशियल की वैल्यू है वो 0 से भी कम हो जाएगी। दैट मीन्स प्रेशर पोटेंशियल की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगी। तो इसका जो करेक्ट एक्सप्रेशन बनेगा वो बनेगा वाटर पोटेंशियल इक्वल्स टू सॉल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल दैट वुड बी नेगेटिव। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा डी, दैट इज वाटर पोटेंशियल इक्वल्स टू सॉल्यूट पोटेंशियल माइनस प्रेशर पोटेंशियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कॉम्प्लेक्स इज पैरामैग्नेटिक। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से तो क्वेश्चन 3 से 4 बनते हैं, कोऑर्डिनेशन तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जरूर देख लीजिएगा। और 7-8 वीडियो मैंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का डाला है, क्या क्लास 1 वीडियो है। अगर आपने नहीं देखा तो मिस कर दिया अभी तक, देख लीजिए जाके। 3 से 4 क्वेश्चन 15 से 16 नंबर गारंटेड घर में रखा हुआ है। देखो इधर, विच कॉम्प्लेक्स इज पैरामैग्नेटिक, इनमें से कौन सा कॉम्प्लेक्स है जो पैरामैग्नेटिक होगा। मेरे भाई आप सबसे पहले ना हाइब्रिडाइजेशन निकालो। यहाँ देखोगे तो Fe2+ आएगा, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट Fe2+ मतलब 3d6, बोलो क्लियर है, क्योंकि Fe2+ मतलब क्या हुआ 4s2 और 3d6, तो +2 मतलब 2 चला गया तो 3d6। यहाँ देखोगे तो 4d6 आएगा, नीचे में एक सेल बढ़ेगा ना, इसके नीचे में भी एक सेल बढ़ेगा, 5d6 आएगा। आप सोचोगे कि सर ये तो आपको याद है ना, हमें थोड़े पता है कि आयरन के नीचे जो है वो ये RU है, उसके नीचे OS ऑस्मियम वगैरह है। अरे याद रख लेना ना यार, इसको ऐसे याद रख लेना, ये है FeRUrOS, ये याद रखना, फिर रूठा ओसामा। लो भैया एक और ट्रिक दी आपको, ठीक है। ये मत सोचना कि सर निकल आ गया तो, अरे भाई निकल प्लेडियम पैलेटियम आ गया तो क्या दिक्कत है, याद रख लेना इसे। सुनना ध्यान से, ये लिख रहा हूँ नई पंडिताइन पटना की, ठीक है। आजकल पटना की बहुत घटना भी हो रहा है, देखना ध्यान से। अब बहुत सिंपल ट्रिक है आपके पास, यहाँ पे आयरन आ गया 3d6, यहाँ पे 4d6 और ये 5d6। तो बेसिकली अगर आप देखोगे ना तो आपने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ा हुआ है, तो आपने देखा होगा कंडीशन की क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में जो है इन प्रेजेंस ऑफ लिगेंड जो है डिजेनरेट डी ऑर्बिटल टूटता है 2 पार्ट, लोअर एनर्जी और हायर एनर्जी पार्ट, और ये इसके बीच का एनर्जी बैरियर इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, ठीक है।
अब अगर आप देखोगे ये Eg और T2g ऑर्बिटल हैं, अगर आप यहाँ देखोगे कंडीशन तो बहुत इंपॉर्टेंट एक बात समझना ध्यान से, क्या बोलने जा रहा हूँ T2g और Eg, ठीक है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या बता रहा हूँ, 3d6 है, तो d6 अगर आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा जरूरी पार्ट क्या है, यहाँ पे आयरन +2 में अगर आप देखते हो ना, यहाँ पे इसका केस देखते हो, बोल रहा है इनमें से कौन सा पैरामैग्नेटिक का केस होगा। तो पैरामैग्नेटिक का केस हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, पैरामैग्नेटिक का मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस होना चाहिए। तो मान लो कि ये 3d6 है, तो 1 2 3 4 और 5 और ये बना आपके पास 6, ये आपके पास 6 बिल्कुल नहीं बनेगा, 1 2 3 4 5 और ये बनेगा 6। एक्चुअली H2O क्या है, वीक लिगेंड है, वीक लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं करेगा, तो भरेगा 1 2 3 4 5 और देन 6। क्लियर है। सो हाउ मेनी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 4। आप सोचोगे सर तो यहाँ भी तो 4d6 है, तो यहाँ भी तो आएगा, नहीं आएगा। क्यों ऐसा होगा पता है, जब आप नीचे चलते हो ना तो ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का जो एनर्जी बैरियर है वो एग्जैक्टली जो है वो बढ़ता है बहुत ज़्यादा। यहाँ नीचे आओगे तो जस्ट नीचे तो 50% लगभग बढ़ता है, उसके बाद ये और बहुत ज़्यादा बढ़ता है। तो एनर्जी बैरियर इतना बड़ा हो जाता है, ये गैप इतना बड़ा होता है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट नहीं कर पाता वीक लिगेंड होने के बावजूद भी। समझ रहे हो, अगर वीक लिगेंड था तब तो इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 भरना चाहिए था, पहले सिंगली भरना चाहिए था, पेयर नहीं करना चाहिए। लेकिन बोल रहा हूँ कि जब आप किसी भी ग्रुप में नीचे चलेंगे तो एनर्जी बैरियर इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का वैल्यू बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है, और ये वैल्यू इंक्रीज होने की वजह से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जंप नहीं कर पाएंगे। कॉन्सेप्ट पूरा बता रहा हूँ, अगर जंप नहीं कर पाएंगे तो यहीं पे पेयर करेगा 1 2 3 4 5 6। सो नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड 0 मतलब डायमैग्नेटिक। जब भैया यहाँ डाया हुआ तो यहाँ तो और ज़्यादा एनर्जी गैप होगा, यहाँ और भी इलेक्ट्रॉन जंप करने की संभावना खत्म हो जाएगी, यहीं पे इलेक्ट्रॉन को पेयर करना उसकी मजबूरी होगी और आपको ये आंसर टिक करना मजबूरी होगा। समझ रहे हो, तो बहुत डिसाइड करके आपको रखना है कि आंसर को कैसे करना है, एकदम सटीक आंसर पे जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाउ मेनी TCA साइकिल्स आर रिक्वायर्ड ड्यूरिंग कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ वन सुक्रोज मॉलिक्यूल। आप जानते हैं कि जो सुक्रोज होता है वो एक डाइसैकेराइड है और इसके हाइड्रोलिसिस से 2 टाइप के ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनते हैं, या फिर बोलेंगे ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। अब बोला गया है कि कितने TCA साइकिल्स चाहिए होते हैं एक कंप्लीट ऑक्सीडेशन के लिए एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के। अब समझिएगा इसको, सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस होता क्या है, आप जानते हैं कि जब ग्लूकोज का ग्लाइकोलाइसिस होता है तो इससे 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं पाइरुवेट के। ग्लूकोज के ग्लाइकोलाइसिस से क्या बनते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स पाइरुवेट के। अब आप जानते हैं कि जो 2 मॉलिक्यूल्स पाइरुवेट के, इन दोनों को कंप्लीटली ऑक्सीडाइज करने के लिए 2 TCA साइकिल्स की जरूरत होगी। अब आप सोच रहे होंगे TCA साइकिल्स होता क्या है, TCA हम बोलते हैं ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, इसको बोलते हैं ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, या फिर इसका दूसरा नाम है क्रैब साइकिल, या फिर दूसरा नाम क्या है इसका, क्रैब साइकिल। तो आप कह सकते हैं कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को कंप्लीटली ऑक्सीडाइज करने के लिए यहाँ पे 2 TCA साइकिल्स चाहिए। तो क्योंकि सुक्रोज 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल से मिलकर बना है तो इसके कंप्लीट ऑक्सीडेशन के लिए आप बोलेंगे कि जो सुक्रोज है इसका जब हाइड्रोलाइसिस होगा तो इससे 2 ग्लूकोज बनेंगे, और 2 ग्लूकोज के हाइड्रोलाइसिस के टोटल यहाँ पे 4 TCA साइकिल्स की रिक्वायरमेंट हो जाएगी। तो बहुत सिंपल सा केस है, यहाँ पे आप देखते हैं कि एक सुक्रोज मॉलिक्यूल दिया हुआ है, इसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन कैसे हो सकता है। अगर आप जानते हैं कि एक ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन में कम से कम 2 TCA साइकिल्स चाहिए, तो 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए यहाँ पे हमारे पास 4 TCA साइकिल चाहिए होंगी। तो इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ए, दैट इज 4 TCA साइकिल्स। एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके पास क्वेश्चन अगला है, लिख रहा है ये आपके पास 4 कंपाउंड दिए हुए हैं, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN1 की तरफ रिएक्टिविटी देखना है। तो सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट क्या समझना है पता है, कि जब भी सर आप SN1 की बात करोगे ना तो SN1 की रिएक्टिविटी को डिसाइड करता है कार्बोकेटाइन। सो जब भी आपको रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN1, ये एकदम दिल के राज की बात जान लेना है, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स क्या लिख रहा हूँ, SN1 अगर आपको देखना है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, आप ध्यान रखना, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन फॉर्म्ड, इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन फॉर्म, मोर स्टेबल इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन, मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स SN1, बस इतना ही तो बात ध्यान रखना है। अब यहाँ देखो, यहाँ ये माइनस है तो यहाँ प्लस आएगा, ये I माइनस जाएगा तो ये प्लस बनेगा। अगर आप इसका देखते हो कंडीशन, तो यहाँ ये I माइनस है तो यहाँ पे प्लस बनेगा, तो ये आपका बनेगा कंडीशन इंटरमीडिएट। यहाँ अगर आप इसका कंडीशन देखने की कोशिश करते हो तो ये माइनस जाएगा, ये प्लस आएगा, ये यहाँ पे इंटरमीडिएट बनेगा। और अगर आप इसका देखोगे ये Cl माइनस, तो ये प्लस बनेगा, मतलब इसका इंटरमीडिएट आपको इस तरह से दिखाई देगा, ये आपके पास कंडीशन बनेगा, राइट। अब देखते हैं कि इनमें से कौन सा है
वो कंडीशन जो कि मोर स्टेबल होगा, जो मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा वो मोर रिएक्टिव होगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप इनमें सबको चेक करोगे तो ये एरोमेटिक कंपाउंड है, एरोमेटिक सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा सेकंड वाला। तो सेकंड ऑप्शन चाहे तो ये होने जा रहा है, चाहे ये होने जा रहा है। अब देखो ये एंटी एरोमेटिक, ये नॉन एरोमेटिक, लेकिन यहाँ पॉजिटिव सिंगल डबल स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस है। तो एरोमेटिक के बाद दूसरा रेजोनेंस देखना आपको प्रायोरिटी में। तो रेजोनेंस की प्रायोरिटी ज़्यादा देंगे, मतलब कि सेकंड के बाद फोर्थ एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ये बोलो क्लियर है। और रेजोनेंस के बाद नॉन एरोमेटिक और एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक में कौन स्टेबल होगा? नॉन एरोमेटिक कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल होगा, और मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन अगर होगा तो मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स SN1 होगा। बस इतना ही तो फंड आपको ध्यान रखना है। कितना सुपर ट्रिक है। SN1 SN2 का क्वेश्चन करने का सबसे बेस्ट तरीका, SN1 करना है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन देख लो, SN2 करना है स्टेरिक हिंडरेंस देख लो, खत्म कहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इनएक्टिव zymogens और प्रोएंजाइम्स आर प्रिकर्सर ऑफ ऑल द फॉलोइंग गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंजाइम एक्सेप्ट। मीन्स इसमें बताया गया है कि इन चारों एंजाइम्स के प्रोएंजाइम्स फॉर्म किस किस में पाए जाते हैं। 4 एंजाइम्स आपको दिए हैं, जिसमें से एक ट्रिप्सिन दिया है, काइमोट्रिप्सिन दिया है, पेप्सिन दिया और राइबोन्यूक्लियस दिया है। इसमें पूछा गया है कि इन चारों में से किन किन के प्रिकर्सर फॉर्म और प्रोएंजाइम फॉर्म्स पाए जाते हैं। अगर आप देखते होंगे तो अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें पेप्सिन की। पेप्सिन का जो प्रिकर्सर फॉर्म होता है वो होता है पेप्सिनोजन। क्या होता है? पेप्सिनोजन। और आप जानते हैं कि हमारे स्टमक में जो HCl प्रोड्यूस होता है, HCl के प्रेजेंस में पेप्सिनोजन एक्टिव हो जाता है पेप्सिन में। तो आप कह सकते हैं कि पेप्सिन वाला ऑप्शन तो नहीं हो सकता। दूसरा दिखेगा, यहाँ पे दिया है ट्रिप्सिन का। ट्रिप्सिन का जो प्रिकर्सर फॉर्म होता है वो होता है ट्रिप्सिनोजन। इसका क्या होता है? ट्रिप्सिनोजन। हमारे इंटेस्टाइन में, या फिर हम बोलते हैं हमारे इंटेस्टाइन से एक जूस बनता है जिसमें हार्मोन पाया जाता है जिसका नाम है एंटेरोकाइनेस। एंटेरोकाइनेस। एंटेरोकाइनेस क्या करता है? एंटेरोकाइनेस इस ट्रिप्सिनोजन को कन्वर्ट करता है ट्रिप्सिन में। मींस आप कह सकते हैं ट्रिप्सिन का भी एक प्रिकर्सर फॉर्म प्रेजेंट है। अब जो ट्रिप्सिन है ये एक और प्रिकर्सर को एक्टिवेट करता है जो है कि हमारे पास काइमोट्रिप्सिनोजन। काइमोट्रिप्सिनोजन। काइमोट्रिप्सिनोजन को ये कन्वर्ट करता है काइमोट्रिप्सिन में। तो दैट मीन्स एक तो आप देख सकते हैं पेप्सिन, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन, इन तीनों के ही यहाँ पे प्रिकर्सर या फिर प्रोएंजाइम्स फॉर्म प्रेजेंट है। तो मीन्स जो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा राइबोन्यूक्लियस। मीन्स राइबोन्यूक्लियस को छोड़कर जो तीनों एंजाइम्स थे यहाँ पे, उन तीनों के यहाँ पे प्रोएंजाइम्स प्रेजेंट हैं या फिर प्रिकर्सर्स फॉर्म प्रेजेंट हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन बन जाता है वो बन जाता है राइबोन्यूक्लियस। तो डियर स्टूडेंट्स, आप महागठबंधन के महा एपिसोड के आखिरी चरण पे पहुंच चुके हैं और देखना अगला क्वेश्चन मैं लेके आ रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मैं दोबारा आपको रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आप चाह रहे हैं कि इस तरह का सीरीज एम्स तक, जिपमर तक कंटिन्यू रखा जाए तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी इसका फ़ायदा उठा सकें और मेरी आवाज़ जो मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इतनी फटी हुई आवाज़ के साथ भी आप इंजॉय कर रहे हैं, आप लोगों तक पहुँच सकें आराम से। देखना ध्यान से, लिख रहा है कि आयोडोफॉर्म कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम ऑल एक्सेप्ट। आयोडोफॉर्म प्रिपेयर होगा केवल किससे नहीं हो सकता? तो लिखा हुआ ऑप्शन इससे, 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 इससे। अरे भैया बहुत आसान है। सबसे पहले ये तो पता चले कि सर क्या नेसेसरी कंडीशन है कि कोई कंपाउंड आयोडोफॉर्म शो करेगा। अगर ये पता चल जाए तब तो आंसर खुद ही निकाल लेंगे। बस 2 बातें हैं, लो भैया दिल की बात रख रहा हूँ अब तक। अगर किसी कंपाउंड में CH3CO ग्रुप दिख जाए या अगर किसी कंपाउंड में CH3CHOH ग्रुप दिख जाए तो आप आंख बंद करके बोलना कि ये आयोडोफॉर्म देने जा रहा है। इनमें से कोई एक भी ग्रुप दिख जाए, देखो CH3CO दिख रहा है आयोडोफॉर्म देगा, CH3CO दिख रहा है आयोडोफॉर्म देगा, CH3CHOH दिख रहा है आयोडोफॉर्म देगा। क्या यहाँ CH3CHO दोनों में कोई ग्रुप दिख रहा है? नहीं, आयोडोफॉर्म नहीं देगा। तो लिख रहा है कि आयोडोफॉर्म कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम ऑल एक्सेप्ट, कौन सा एक्सेप्शन है जो नहीं देगा? तो भैया ये नहीं देगा, तो आंसर होगा क्या? डी। बोलो आया समझ में? तो डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पैरालिसिस ऑफ जॉ मसल्स इज ड्यू टू द लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ विच क्रेनियल नर्व। अगर इसमें कॉन्सेप्ट दिया गया कि पैरालिसिस ऑफ जॉ मसल्स मीन्स जो जॉ है यहाँ पे पैरालाइज हो चुके हैं और जॉ वर्क नहीं कर पा रहे, तो इसके लिए कौन सी क्रेनियल नर्व रिस्पॉन्सिबल है? यहाँ पे देखिएगा चारों क्रेनियल नर्व के बारे में मैंने आपको बताया। जो थर्ड क्रेनियल नर्व है इसको कहा जाता है ओक्यूलोमोटर एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ आई बॉल। मीन्स जो हमारा आई बॉल का मूवमेंट होता है वो किसके थ्रू रेगुलेटेड होता है? क्रेनियल नर्व थर्ड। मीन्स ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। सेकंड देखिएगा, 7th की बात की गई है जिसको बोला जा रहा है फेशियल। फेशियल होता है हमारे 7th क्रेनियल नर्व को कहा जाता है। इसका जो रेगुलेशन है वो हमारे मसल्स ऑफ फेस, नेक एंड च्यूइंग, ये 3 मेन फंक्शंस को कंट्रोल करता है।
तो हमारे पास ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। नेक्स्ट चलते हैं फिफ्थ वाले पे, जो बोला जा रहा है ट्राइजेमिनल। इसको डेंटिस्ट नर्व भी कहा जाता है क्योंकि ये हमारे टीथ और जॉ मसल्स दोनों को कंट्रोल करता है। तो दैट मीन्स अगर ये टीथ और जॉ मसल्स को कंट्रोल कर रहा है और अगर यही क्रेनियल नर्व डैमेज हो जाती है तो आप कह सकते हैं कि जो जॉ है उसमें पैरालिसिस हो जाएगा। तो इन चारों में से जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा फिफ्थ, दैट इज द ट्राइजेमिनल नर्व विच इज कंट्रोलिंग द मूवमेंट ऑफ जॉ एंड टीथ। तो आप कह सकते हैं जो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा। क्वेश्चन आज का देखेंगे, लिख रहा है द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन गिवन बिलो इज। ये रिएक्शन दिया हुआ, बोल रहा है इसका प्रोडक्ट इनमें से कौन सा होगा। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग का डिमांड था कि सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा बनाइए, मैं इसलिए सबसे पहले आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दे रहा हूँ रसायनम के अंदर। देखिएगा ध्यान से, आप इसको कॉन्सेप्ट को समझिएगा, बहुत सारे कॉन्सेप्ट इससे मिलते जुलते आपका यूज हो सकता है जब इसका एग्जाम आप लिख रहे होंगे। तो समझिएगा ध्यान से। लिख रहा है कंडीशन, मान लो इस तरह का कंडीशन आपके पास दिया हुआ है, ये कंडीशन लिख रहा है आपके पास, इस तरह का केस है OH और ये H, इसका रिएक्शन HBr के साथ। तो एक बेसिक बात आपको ध्यान रखना है कि ऑर्गेनिक में जब भी रिएक्शन आप एसिड के साथ करेंगे तो एसिड की टेंडेंसी H+ को देने का, और जब भी H+ देगा तो पहला स्टेप मैकेनिज्म का ऑलमोस्ट क्लियर होगा कि ये प्रोटोनेशन होगा, H+ जुड़ेगा। अगर H+ जुड़ा तो बेसिकली इस तरह का कंडीशन आपके पास यहाँ पे बनता दिखेगा, ये OH H और इस पर चार्ज आएगा पॉजिटिव, राइट, क्लियर है। और आपको पता है पॉजिटिव चार्ज ऑन मोर एन एटम लेस स्टेबल होगा, लेस स्टेबल होगा तो ये टूटेगा, और टूटेगा तो ये कंडीशन यहाँ से निकलेगा H2O, और H2O निकला तो यहाँ पे देखो H2O न्यूट्रल निकला। अगर ये न्यूट्रल निकला मतलब इसका इलेक्ट्रॉन लेके निकला, अगर लेके निकला मतलब इसने इलेक्ट्रॉन दिया, अगर दिया तो इस पर चार्ज पॉजिटिव आएगा, मतलब ये इस तरह का कंडीशन आपके पास बनता दिखेगा, ये पॉजिटिव। लेकिन ये इस कार्बोकेटाइन को अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो बेसिकली ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है, यहाँ से चांस है रीअरेंजमेंट होने का। क्या बोल रहा हूँ कंडीशन? रीअरेंजमेंट। अब रीअरेंजमेंट में ये 1 और ये 2, अगर आपने 1 to हाइड्राइड शिफ्टिंग करा दिया, अगर 1 to हाइड्राइड शिफ्टिंग आप करेंगे तो बेसिकली ये कंडीशन आपके पास आएगा, यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा और ये हाइड्रोजन यहाँ आके जुड़ेगा। बोलो समझ रहे हो कंडीशन? अब ये कार्बोकेटाइन जो है वो 2 डिग्री है और 2 डिग्री के साथ साथ स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस है, तो इसलिए जो भी न्यूक्लियोफाइल Br- होगा ये अटैक यहाँ पे करेगा ताकि मेजर प्रोडक्ट बने। अब देखो ऐसा कंडीशन कहाँ बन रहा है, यहाँ तो टर्मिनल पे है, ये कंडीशन बन रहा है, देखो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे जाके Br जुड़ रहा है, सो एग्जैक्ट आंसर क्या होगा इसका? B होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, आपको ध्यान रखना है कि अगर इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बन रहा हो या कार्बन फ्री रेडिकल बन रहा हो तो उस कंडीशन में रीअरेंजमेंट में भी पॉसिबल। और रीअरेंजमेंट क्यों करते हैं? ताकि लेस स्टेबल से मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन को ऑब्टेन किया जाए। और रीअरेंजमेंट कैसे करते हैं? 1 to हाइड्राइड शिफ्टिंग करा के या 1 to एल्काइड शिफ्टिंग करा के। यहाँ हाइड्राइड की कंडीशन है तो हाइड्राइड दिखा रहा हूँ, राइट। तो लेके चल रहा हूँ आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बायोलॉजी की तरफ। चलिए हम जो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे वो ह्यूमन फिजियोलॉजी से ही है, जो हमारा पार्ट चल रहा था ह्यूमन फिजियोलॉजी का ही था। इससे पहला क्वेश्चन क्या दिया है आप ध्यान से देखिएगा। इसमें बोला गया है आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस हैव 2 मेन सेल्स। आप जानते हैं जो आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस होता है वो पैनक्रियाज में कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं। इन ग्रुप ऑफ सेल्स में से 2 सेल्स के यहाँ पे आपको नाम दिए हैं। अगर आप पे देखेंगे इसमें इनको रिप्रेजेंट किया गया है A सेल और B सेल से। फिर बोला गया है कि जो A सेल होता है वो इंसुलिन सिक्रेट करता है और जो B सेल है वो कोई हार्मोन C सिक्रेट करता है जिसका नाम अभी हमको नहीं पता है। फिर इन्होंने बोला है कि जो इंसुलिन है उसकी डेफिशिएंसी से एक डिजीज होती है जिसको हमें D से रिप्रेजेंट किया है, वहीं जो C हार्मोन है इसकी डेफिशिएंसी से डिजीज होती है उसको हमने E से रिप्रेजेंट किया है। तो इसके हिसाब से हमको A B C D E का नाम बताना है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंसुलिन के बारे में। इंसुलिन हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय द बीटा सेल ऑफ आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस। में जो आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस होते हैं उसमें जो बीटा सेल्स हैं वो यहाँ पे इंसुलिन हार्मोन रिलीज करते हैं। तो ए ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो A सेल यहाँ पे हो जाएंगे बीटा सेल्स। ये कौन से जाएंगे? बीटा सेल्स। मीन इसके हिसाब से हमारे पास ए हो जाएंगे बीटा सेल्स। इसके बाद अगर हम बात करते हैं बी सेल्स की, बी सेल यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे आप देखेंगे अल्फा सेल से, क्योंकि दूसरा ऑप्शन यहाँ पे सिर्फ एक ही बचता है, वो बचता है अल्फा सेल का। आप जानते हैं कि जो अल्फा सेल्स होते हैं ये जो हार्मोन रिलीज करते हैं उस हार्मोन को हम बोलते हैं ग्लूकागॉन। क्या बोलते हैं? ग्लूकागॉन। तो इसके हिसाब से जो सी ऑप्शन हो जाता है वो हो जाता है ग्लूकागॉन। अब इंसुलिन और ग्लूकागॉन दोनों का ही रोल यहाँ पे जस्ट अपोजिट हो जाता है। जो इंसुलिन हार्मोन है वो हमारे ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम करता है, वहीं जो ग्लूकागॉन है वो हमारे ब्लड में इंसुलिन वो क्या बोलते हैं ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज करता है। अब इसके हिसाब से हमको इनकी डेफिशिएंसी डिजीज बतानी है। अगर किसी के ब्लड में इंसुलिन की डेफिशिएंसी होती है या फिर इंसुलिन नहीं बन पाता है तो उसके रिजल्ट क्या होगा? अगर इंसुलिन नहीं बनेगा तो ऑब्वियस सी बात है जो ब्लड है उसमें ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज होने लग जाएगा और इस कंडीशन को आप बोलेंगे हाइपरग्लाइसीमिया। क्या बोलेंगे? हाइपरग्लाइसीमिया। वहीं अगर किसी पर्सन में ग्लूकागॉन की डेफिशिएंसी होती है,
क्योंकि ग्लूकागॉन हमारे ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा रहा था। तो अगर ग्लूकागॉन की डेफिशिएंसी होगी तो हमारे ब्लड में आप कह सकते हैं ग्लूकोज की भी डेफिशिएंसी होने लग जाएगी। तो इसकी वजह से जो सिम्टम्स क्रिएट होते हैं उसको हम बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। इसको हम बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। तो इसके हिसाब से आप जो इसमें करेक्ट ऑप्शन देखेंगे वो देखेंगे कि जो ए है वो बीटा सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो बी है वो अल्फा सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसके साथ साथ आप देखते हैं जो सी है वो रिलीज कर रहा है ग्लूकागॉन को, और जो इससे डेफिशिएंसी डिजीज है वो हो रही है हाइपोग्लाइसीमिया। इसके हिसाब से हम देखते हैं जो हमारा ऑप्शन डी है वो करेक्ट हो जाता है। दैट मीन्स आप बोलेंगे ए रिप्रेजेंट कर रहा है बीटा सेल को, बी रिप्रेजेंट कर रहा है अल्फा सेल को, सी रिप्रेजेंट कर रहा है ग्लूकागॉन को, डी रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे हाइपरग्लाइसीमिया को, और ई रिप्रेजेंट कर रहा है हाइपोग्लाइसीमिया को। तो ऑप्शन करेक्ट यहाँ हो जाता है डी। चलिए हम चलते हैं केमिस्ट्री क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कंडीशन लिख रहा है द एल्किन विच ऑन ओजोनोलाइसिस यील्ड ओनली एसीटोन। इनमें से कौन सा एल्किन है जिसके ओजोनोलाइसिस से केवल एसीटोन मिलेगा। डियर स्टूडेंट्स, आपको एक छोटा सा ट्रिक याद रखना है। बस आप सोचेंगे सर फिर से आपने ट्रिक शुरू कर दिया, यही तो आपको समझना है। ट्रिक क्या ध्यान रखना है कि जब भी हम लोग ओजोनोलाइसिस कर रहे हैं, चाहे वो रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस हो चाहे वो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस हो, तो दिमाग में एक बात शुरुआत में जरूर ध्यान रखिएगा कि जहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है वहाँ पे ऑक्सीजन जोड़ देना है और तोड़ देना है बस। जैसे देखो, मान लो आप लिख रहे हो CH3 और इसका होल ट्वाइस C, तो बेसिकली ये है CCH3 इसका होल ट्वाइस और डबल बॉन्ड और CCH3 और ये लिख रहा हूँ CH3। अगर आप इसका ओजोनोलाइसिस करोगे तो मैंने बोला जहाँ डबल बॉन्ड है यहाँ ऑक्सीजन लगा और तोड़ दो। अगर आप तोड़ोगे CH3C डबल बॉन्ड हो CH3 और CH3C डबल बॉन्ड हो CH3, एसीटोन, दोनों तरफ से एसीटोन। तो बोल रहा है किसके ओजोनोलाइसिस से केवल एसीटोन बनेगा, आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट। तो ये ट्रिक आप ओजोनोलाइसिस के लिए जरूर ध्यान रखिएगा। समझ गए? तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, और अगर क्लियर हुआ होगा, आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा, तो नीचे एक छोटा सा कमेंट मेरे लिए जरूर लिखिएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बायोलॉजी की तरफ चल रहे हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें क्या बोला गया देखिएगा, ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन इन स्केलेटल मसल फाइबर कैल्शियम कंबाइन विद। आप जानते हैं कि जो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है उसके लिए कैल्शियम आयन की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। इसके पीछे रीज़न क्या है देखिए, आप जानते हैं कि जो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है उसमें एक्टिन और मायोसिन के बीच में क्रॉस ब्रिज बनता है, और क्रॉस ब्रिज बनने के बाद वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं, और इसको हम बोलते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। अब इसका बेसिस था यहाँ पे कैल्शियम आयंस का। यूजुअली हम देखते क्या है देखिए, जो एफ एक्टिन होता है उसमें पाई जाती है मायोसिन बाइंडिंग साइट, लेकिन जब तक मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा होता है तो ये जो बाइंडिंग साइट होती है ये मास्क रहती है या फिर हिडन रहती है। इसको हाइड करता है यहाँ पे ट्रोपोनिन। कौन हाइड करता है? ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन के यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 कंपोनेंट्स होते हैं, TPT, TPC एंड TPI। अब इनका नाम क्या क्या देखिए, जो TPT होता है ट्रोपोमायोसिन बाइंडिंग ट्रोपोनिन, दूसरा होता है कैल्शियम आयन बाइंडिंग ट्रोपोनिन, और लास्ट होता है इनहिबिटर दैट इज ब्लॉक मायोसिन बाइंडिंग साइट ऑफ एक्टिन प्रोटीन। अब आप देखते हैं, देखिए जैसे ही मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है आप देखते हैं कि जो मसल फाइबर में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो कैल्शियम आयंस रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है? कैल्शियम आयंस। जैसे ही कैल्शियम आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, ये कैल्शियम आयंस बाइंड करते हैं TPC से। किससे बाइंड करते हैं? TPC से। और जैसे ही ये TPC से बाइंड करेंगे इसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगी, और कॉन्फ़िगरेशन जैसे ही चेंज होगी आप देखेंगे कि जो मायोसिन बाइंडिंग साइट अभी तक हाइड थी या फिर हिडन थी, अब वो ओपन हो जाएगी, और इसके ओपन होते ही जो मायोसिन है वो एफ एक्टिन के साथ बाइंड करेगा, और आगे चल के जो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के आगे के स्टेप्स होते हैं वो यहाँ से फॉलो होने लग जाएंगे। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि आपको सिर्फ ये बताना है कि जो कैल्शियम आयंस होते हैं वो किसके साथ बाइंड करते हैं। तो जो कैल्शियम आयंस होते हैं वो यहाँ पे बाइंड करते हैं TPC के साथ, और TPC किसको रिप्रेजेंट करता है? कैल्शियम आयन बाइंडिंग ट्रोपोनिन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है B, दैट इज कैल्शियम आयन बाइंडिंग ट्रोपोनिन, दैट इज TPC। अब चलते हैं हम केमिस्ट्री क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ रहा है, द एंड प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज। एंड प्रोडक्ट इस सीक्वेंस का क्या होगा? कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद कार्बन। जब कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन के साथ रिएक्ट करेगा तो कैल्शियम कार्बाइड बनाएगा। अब कैल्शियम कार्बाइड अगर आपके पास बन गया, बड़ा इंपॉर्टेंट कंडीशन है, तो बोल रहा है इसका हाइड्रोलाइसिस करो आप। तो आप जरा सोचो, ये है हमारे पास कैल्शियम कार्बाइड,
इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे, मतलब रिएक्शन वाटर के साथ करेंगे, तो बेसिकली कैल्शियम पे 2+ है तो 2- चाहिए आपको, मतलब 2 मोल लेना पड़ेगा इसका। अगर अपन 2 मोल लेते हैं तो यहाँ से प्रोडक्ट बनेगा ये C2H2, ये प्रोडक्ट आपके पास C2H2 आएगा, मतलब ये आपके पास बनेगा कंडीशन क्या B। बाकी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपको बाई प्रोडक्ट के रूप में निकलेगा। अगर आप C2H2 देखेंगे तो C2H2 बेसिकली क्या है, एसिटिलीन है, ये आपके पास आ रहा है कंडीशन एसिटिलीन। अब इसका रिएक्शन H2SO4 और HgSO4 से करेंगे। अगर आप इसका रिएक्शन करते हैं HgSO4 और H2SO4 तो एसिटिलीन का हैवी मेटल के प्रेजेंस में हाइड्रेशन होता है, मतलब ये पानी जोड़ने का काम करता है। H2SO4 का काम है पानी को जोड़ना इन प्रेजेंस ऑफ हैवी मेटल लाइक Hg2+ और Ba2+ एटसेट्रा, राइट। अगर पानी को जोड़ेगा तो इन जनरल मार्कोवनिक-ऑप्स रूल को फॉलो करेगा। और यहाँ अगर आप देखने की कोशिश करते हैं आप तो बेसिकली यहाँ पे दोनों तरफ हाइड्रोजन सेम है तो नेगेटिव पार्ट कहीं भी जाके अटैच हो सकता है। अगर मान लो यहाँ हुआ तो ये बना H डबल बॉन्ड और ये H, पॉजिटिव यहाँ आएगा, नेगेटिव यहाँ कर दिया हमने C और OH और ये H। अब अगर यहाँ पे आप देखते हो तो बेसिकली इन प्लस ऑल इनॉल है, और इनॉल होगा तो अनस्टेबल होगा, ये टॉटोमेराइजेशन शो करेगा, पाई बॉन्ड शिफ्ट करेगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन की तरफ और हाइड्रोजन शिफ्ट करेगा जस्ट ऑपोजिट, तो ये बनेगा CH3, ये कंडीशन CH3 और ये बनेगा कंडीशन आपके पास क्या C डबल बॉन्ड O और ये आपके पास H मतलब एसिटल्डिहाइड बनेगा, तो आंसर ये होगा। वैसे भी आप एक बात ध्यान रखिएगा, acetylene is the single alkyne which gives aldehyde on hydration in presence of heavy metal cation, otherwise all alkyne gives ketone, राइट। तो बहुत ही दिमाग में बात जरूर रखना, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि एसिटिलीन इज द ओनली एल्काइन विच गिव्स एल्डिहाइड ऑन हाइड्रेशन इन प्रेजेंस ऑफ हैवी मेटल, अदर ऑल एल्काइन गिव्स कीटोन, राइट। क्लियर है? तो माय डियर स्टूडेंट्स आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, और अगर आ गया तो इंतजार कीजिए बायोलॉजी के अगले क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या बोला गया देखिएगा, इफ रिसेप्टर्स आर रिमूव फ्रॉम पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन देन, मीन्स आप जानते हैं कि जो ये नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन के बारे में से बताया गया है, आप देखेंगे इसमें बेसिकली होता क्या है, आप जानते हैं कि एक न्यूरॉन के लास्ट एंडिंग पे पाया जाता है साइनेप्टिक नॉब, इसको क्या बोलते हैं हम, साइनेप्टिक नॉब। और साइनेप्टिक नॉब से आप जानते हैं कि मान लीजिए एक मसल फाइबर जुड़ा हुआ है जिसमें कि इम्पल्स को ट्रांसमिट करना है। आप जानेंगे कि इसमें बेसिकली कुछ रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, इसमें क्या पाए जाते हैं, कुछ रिसेप्टर्स, और इन रिसेप्टर्स का काम होता है कि यहाँ पे इन न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिसीव करना। अब बेसिकली होता क्या है, यहाँ पे आप देखेंगे साइनेप्टिक वेसिकल्स होंगी, साइनेप्टिक वेसिकल्स इसके मेम्ब्रेन से फ्यूज़ करेंगे और फ्यूज़न के बाद इसमें से न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होंगे, इसमें से क्या रिलीज होंगे, न्यूरोट्रांसमीटर। तो बेसिकली अगर आप इनका नाम पढ़ेंगे तो जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं वो क्या होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स कैरीज द नर्व इम्पल्स, ये अपने साथ उन सिग्नल्स को कैरी करते हैं जो कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जाते हैं। अब इनको रिसीव करने के लिए आप देखते हैं कि जो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है इस पे पाए जाते हैं कुछ रिसेप्टर्स, क्या पाए जाते हैं, रिसेप्टर्स। अब क्वेश्चन के हिसाब से हम देखते हैं कि इफ रिसेप्टर्स आर रिमूव्ड, मीन्स अगर हम इन रिसेप्टर्स को रिमूव कर देते हैं तो इसका इफेक्ट क्या दिखाई देता है। अगर हम पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में से रिसेप्टर को रिमूव कर देंगे तो ऑब्वियस सी बात है जो यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज हो रहे हैं उन न्यूरोट्रांसमीटर को कोई रिसीव नहीं कर पाएगा, ये बाइंड नहीं कर पाएंगे रिसेप्टर के साथ, क्योंकि जब ये रिसेप्टर के साथ बाइंड करते थे तभी तो आगे चल के इम्पल्स आगे ट्रांसमिट होती थी। अब रिसेप्टर ही नहीं होंगे तो आगे नर्व इम्पल्स ट्रांसफर नहीं हो पाएगी। तो इसमें आप देखेंगे कि जो करेक्ट ऑप्शन बन जाता है वो बन जाता है ऑप्शन सी, दैट इज केमिकल साइनेप्टिक ट्रांसमिशन विल नॉट अकर। ऑब्वियसली बात है क्योंकि जो अगर न्यूरो ट्रांसमीटर्स यहाँ पे बाइंड नहीं करेंगे, इंट्रैक्शन नहीं होगा, तो जो यहाँ पे इम्पल्स है, जो हम बोलते हैं जो केमिकल साइनेटिक ट्रांसमिशन है, ये आगे की ओर नहीं बढ़ पाएगा और इसकी वजह से इम्पल्स आगे ट्रांसफर नहीं होगी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन सी। चलिए फिर हम चलते हैं केमिस्ट्री के क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कंडीशन लिखने जा रहा हूँ, प्रोपीन, ये लिख रहा है कंडीशन प्रोपीन CH3 और CH डबल बॉन्ड CH2, प्रोपीन कैन बी कन्वर्टेड इनटू प्रोपेन 1 ऑल। इसको कन्वर्ट करना है आपको प्रोपेन 1 ऑल में, मतलब CH3 CH2 CH2 प्रोपेन 1 ऑल। क्लियर है? बोल रहा है इनमें से कौन सा रिएजेंट यूज करेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ओजोन लोगे तो मैंने बोला था ओजोन में आपको बीच में ऑक्सीजन लगाना है, इसको तोड़ना है। अगर आप इसको तोड़ देंगे CH3 CHO एल्डिहाइड बनेगा, ये प्रोपेनॉल नहीं बनेगा, एक ऑप्शन खत्म हो गया आपका, राइट। B2S6 और एल्कालाइन H2O2, अगर आप इसका कंडीशन देखेंगे ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है।
हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का काम है पानी को जोड़ना, ये पानी को ये जोड़ता है अल्टीमेटली, और पानी को जोड़ने के साथ ये सिमिलर प्रोडक्ट बनाता है एंटी मार्कोवनिकॉव्स की तरह। सो नेगेटिव पार्ट इस कंडीशन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के इस कार्बन पे जाएगा जहां हाइड्रोजन ज़्यादा है, और पॉजिटिव जहां हाइड्रोजन कम है, सिमिलर टू एंटी मार्कोवनिकॉव्स। अगर नेगेटिव OH यहाँ गया तो टर्मिनल पे OH बनेगा, मतलब प्रोपेन 1 ऑल बनेगा। सो आंसर ये होगा। बोलो समझ रहे हो मेरी बात? तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक्स आपको यही ध्यान रखना है, क्योंकि जनरली क्या कंडीशन है, जनरली हम लोग मैकेनिज्म उतना ध्यान रखने से बेहतर है आप ट्रिक पकड़ लें कि B2S6 जो है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का जो केस है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसका काम बेसिकली क्या है, इसका काम है पानी को जोड़ना। अदरवाइज पहले आप हाइड्रोबोरेशन करवाइए, ट्राइल्काइल बोरोन बनाइए, देन इस H2O2 के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन कराइए, अल्कोहल बनाइए। इतना स्टेप आपको क्यों ध्यान रखना, आपको ट्रिक ध्यान रखना है जिससे टाइम सेव हो जाए। तो टाइम सेव करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है। जैसे आपने देखा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, मुझे याद किया कि सर ने ट्रिक बताया हुआ है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का केस है पानी को जोड़ना है, और वो भी कैसा फॉलो करके, एंटी मार्कोवनिकॉव्स की तरह। एंटी मार्कोवनिकॉव्स की तरह पानी को जोड़ देना है। तो एंटी मार्कोवनिकॉव्स के अकॉर्डिंग नेगेटिव पार्ट जो होगा रिएजेंट का, वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे जाएगा जहां हाइड्रोजन क्या है, ज़्यादा है, तो यहाँ पे जाएगा OH। बस बन गया प्रोडक्ट आपको। आप बोलोगे सर अल्कालाइन KMnO4 और इसके बारे में कैसे जानेंगे हम? इनका काम है हाइड्रोक्सिलेशन करना, जहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा वहाँ पे OH जोड़ना इनका काम है। तो प्रोपेन 1 ऑल में तो एक ही ऑल चाहिए, यहाँ तो 2 आएगा, ये तो होना नहीं है। इसका भी काम है हाइड्रोक्सिलेशन करना, सेम कंडीशन इसका भी काम है हाइड्रोक्सिलेशन ऑक्सीडेशन करना। तो ये भी कंडीशन खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमें एक ही OH चाहिए, दोनों डबल बॉन्ड पे OH नहीं चाहिए। बोलो आया? इसलिए आंसर होगा क्या? B। तो डियर स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आप अभी देख रहे थे। अब हम लोग लेके चल रहे हैं बायोलॉजी के अगले क्वेश्चन की ओर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें देखिए क्या बोला गया है, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ क्रेनियन नर्व्स आर मिक्स्ड। मीन्स जो क्रेनियम होता है उसमें से आप जानते हैं कि 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स निकलती हैं। अब इन क्रेनियल नर्व्स में से कितनी नर्व्स यहाँ पे मिक्स्ड होती हैं, कौन सी हम देखते हैं कि जो यहाँ पे सिंगल होती हैं। अब मिक्स्ड यहाँ पे आप देखेंगे टोटल 4 टाइप की होती हैं। एक तो होती है ट्राइजेमिनल, दूसरी होती फेशियल, तीसरी होती ग्लोसोफेरेंजियल और चौथी होती वेगस। ये जो 4 क्रेनियल नर्व्स हैं ये यहाँ पे मिक्स नर्व्स होती हैं। इसके अलावा बाकी जो 8 पेयर्स हैं वो यहाँ पे सिंगल होते हैं। अब इसमें से अगर हम करेक्ट ऑप्शन देखेंगे तो हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 3, 5, 4 और 7। तो आप बोलेंगे कि आउट ऑफ 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स देयर आर ओनली 4 पेयर विच आर मिक्स्ड कैटेगरी। तो इसमें जो 4 ऑप्शन हो जाता है वो आता है यहाँ पे करेक्ट। मीन्स टोटल 12 पेयर्स में से जो 4 पेयर होते हैं वो यहाँ पे मिक्स्ड क्रेनियल नर्व्स के होते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है हो जाएगा C, दैट इज 4 नर्व्स। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं, द रिएक्शन ऑफ द गिवन कंपाउंड विद HBr गिव्स। इनमें से HBr के साथ रिएक्शन करेंगे, क्या देगा? कंपाउंड क्या लिखा हुआ ये आप देखो, CH3CH डबल बॉन्ड CH, और ये लिख रहा आपके पास कंडीशन, ये ऐसा कंडीशन है, ये OH और ये Br। अगर हम इसका रिएक्शन HBr के साथ करेंगे तो आपके पास 2 कंडीशन दिमाग में आएगा कि सर हम लोग रिएक्शन किसके अकॉर्डिंग करेंगे, फिनॉल के अकॉर्डिंग करेंगे, इसके OH के अकॉर्डिंग, या हम एल्किन के अकॉर्डिंग HBr का रिएक्शन करेंगे। तो बेसिकली माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप यहाँ देखेंगे ये एसिड है तो H+ देना चाहिए, H+ देना चाहिए तो पहला स्टेप प्रोटोनेशन होना चाहिए। पर बेसिकली ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अगर आप यहाँ देखते हैं तो ये लोन पेयर सिंगल डबल स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस है, यहाँ रिएक्शन इजीली नहीं हो सकता। तो एल्किन का मेन रिएक्शन क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक सब एडिशन रिएक्शन। समझना ध्यान से, बड़ा इंपॉर्टेंट कंडीशन है। एल्किन का मेन रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। अगर आप यहाँ देखोगे कंडीशन, तब यहाँ क्या, अगर आप एल्किन देख रहे हैं ना, तो एल्किन का रिएक्शन अगर आप HBr के साथ करोगे तो ये फॉलो करेगा मार्कोवनिकॉव्स रूल को। और अगर मार्कोवनिकॉव्स रूल को फॉलो किया तो नेगेटिव पार्ट जो है वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के इस कार्बन पे जाएगा जहाँ हाइड्रोजन कम है। बट इन केस देखोगे तो यहाँ दोनों जगह हाइड्रोजन सेम है, तो क्वेश्चन मार्क होगा सर फिर कहाँ भेजेंगे। यहाँ तो हमें पता है कि एल्किन का रिएक्शन HX के साथ मार्कोवनिकॉव्स रूल फॉलो करता है। केवल आपका इससे काम नहीं चलेगा माय डियर स्टूडेंट्स, आपको ये बात जरूर ध्यान रखना है कि जब भी एल्किन का HBr के साथ रिएक्शन करते हैं तो एक तो मार्कोवनिकॉव्स को फॉलो करता है, राइट। दूसरा कंडीशन क्या है, जब आप इसका रिएक्शन कराओगे तो इसका मेन रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनता है। तो एग्जैक्टली अब बात है सर कार्बोकैटायन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के इस कार्बन पे बनाएं या इस कार्बन पे बनाएं, यहाँ पे बनाएंगे। क्यों? अगर आप यहाँ बनाते हो तो देखो ना, पॉजिटिव सिंगल डबल रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, मोर स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा, मेजर प्रोडक्ट बनेगा, इसलिए नेगेटिव पार्ट यहाँ पे अटैक करेगा ना कि यहाँ पे अटैक करेगा। तो प्रोडक्ट बनेगा CH3CH, और यहाँ पे आ जाएगा क्या, H मतलब CH2, और ये CH और ये Br, और ये आपके पास बनेगा कंडीशन बेंजीन रिंग, और ये OH। मतलब ओवरऑल मिला जुला के आपका आंसर होगा B। तो
तो दो चीज़ों का ध्यान रखना है, एक रिएजेंट जो है वो किस रूल को फॉलो कर रहा है, और दूसरा कंडीशन रिएजेंट का क्या फंक्शन है, और तीसरा कंडीशन आपको ध्यान रखना है कि जब हम रिएजेंट का अटैक कराते हैं तो इंटरमीडिएट बेसिकली रिएक्शन में क्या बनता है, कार्बोकेटाइन या कार्बन एनायन या कार्बन फ्री रेडिकल। हर एक ऑर्गेनिक की रिएक्शन को पढ़ने का बेस्ट वे है ये। तो इन तीन चीज़ों का आप विशेष ध्यान रखिएगा, इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा और गलती के चांसेस बिल्कुल नहीं होंगे, राइट। दूसरी बात, कुछ बातों का और ध्यान रखना है। जैसे आप कार्बोनिल कंपाउंड पढ़ते हो तो कार्बोनिल कंपाउंड का मेन रिएक्शन आपको पता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है ना। अगर आप बेंजीन और इसके डेरिवेटिव एरोमेटिक पढ़ते हो तो मेन रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अगर आप एल्काइल हैलाइड पढ़ते हो तो मेन रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अगर ये बात दिमाग में आएगा तो आपको पता चल जाएगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है मतलब एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे को हटाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मतलब इलेक्ट्रोफाइल का ऐड होना है। बोलो क्लियर है। तो ये चीज़ें आपको समझना है, इन बातों का ध्यान जरूर रखना है कॉन्सेप्ट के साथ। तो ठीक है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये भी क्वेश्चन क्लियर हुआ। तो लेके चल रहे हैं अगला कंडीशन बायोलॉजी की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, रैपिड मूवमेंट ऑफ सोडियम आयंस फ्रॉम एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड टू इनसाइड नर्व सेल लीड्स टू, मीन्स आप देख रहे हैं यहाँ पे कंडीशन दी गई है एक नर्व सेल की। आप जानते हैं जो नर्व सेल होते हैं जिसको हम न्यूरॉन्स बोलते हैं, इसमें जो कंडक्शन पार्ट है बेसिकली एक्सॉन के बारे में यहाँ पे दिखाया गया है। आप देखेंगे इसमें यूजुअली जो नर्व सेल होता है इसके इंटरसेलुलर फ्लूइड में आप देखेंगे कि जो पोटेशियम आयंस होते हैं उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है और साथ ही साथ इसमें नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स पाए जाते हैं। तो इसकी वजह से जो इनर मेम्ब्रेन है उसमें नेगेटिव चार्ज होता है और जो आउटर मेम्ब्रेन है उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है। और पॉजिटिव चार्ज का जो मेन रीज़न है वो है सोडियम आयंस का। किसका है? सोडियम आयंस। जब तक एक एक्सॉन या फिर एक नर्व अपनी रेस्टिंग स्टेज में है उसको हम रेस्टिंग पोटेंशियल बोल रहे हैं। और रेस्टिंग पोटेंशियल की बेसिकली जो वैल्यू है यहाँ पे इनर मेम्ब्रेन में वो आती है -70 मिलीवोल्ट, -70 मिलीवोल्ट। अब देखिए जैसे ही आप बोलेंगे कि एक कंडक्शन स्टार्ट होता है, आप देखेंगे जो जितने भी सोडियम गेटेड चैनल्स होते हैं, जितने भी सोडियम गेटेड चैनल्स होते हैं वो ओपन हो जाते हैं और बाहर से सोडियम आयंस अंदर की ओर आने लगते हैं, जैसे ही क्वेश्चन में बोला गया है। तो जैसे ही हम बोलेंगे इंपल्स ट्रांसमिशन स्टार्ट होगा, जो सोडियम आयंस अभी तक बाहर प्रेजेंट थे वो अंदर की ओर आना स्टार्ट होंगे थ्रू द सोडियम गेटेड चैनल्स। जैसे ही सोडियम आयंस अंदर आएंगे आप नोटिस क्या करेंगे, जो अंदर का चार्ज है वो पॉजिटिव हो जाएगा और बाहर का चार्ज दोबारा नेगेटिव हो जाएगा। तो इसकी वजह से आप देखते हैं कि यहाँ पे जो पोटेंशियल है उसमें चेंज आता है। मीन्स आप बोलेंगे कि यूजुअली रेस्टिंग पोटेंशियल कितना था -70 मिलीवोल्ट। जैसे ही इंपल्स ट्रांसमिशन होगा आप देखेंगे देयर विल बी स्पाइक इन द पोटेंशियल अप टू 30 मिलीवोल्ट। मीन्स कितने तक होगा? 30 मिलीवोल्ट तक का होगा। और इसको हम बोलते हैं डीपोलराइजेशन। क्या बोलते हैं? डीपोलराइजेशन। मीन्स यहाँ पे बेसिकली जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो चेंज हो रहा है और इस कंडीशन को यहाँ पे कहा जा रहा है डीपोलराइजेशन। तो बेसिकली जो यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट देख रहे हैं वो क्या देख रहे हैं कि जो इंपल्स ट्रांसमिशन के टाइम आप देखते हैं कि जो सोडियम आयंस होते हैं उनका जो चैनल है वो ओपन हो जाता है और सोडियम आयंस अंदर की ओर आ जाते हैं। क्योंकि सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज है तो इस वजह से जो इनर मेम्ब्रेन है वो पॉजिटिव चार्ज हो जाती है, बाहर की मेम्ब्रेन यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो जाती है। और आप देखते हैं कि जो पोटेंशियल है वो -70 से कितना तक चला जाता है? 30 मिलीवोल्ट तक चला जाता है। और इस चेंज पोटेंशियल की वजह से आगे चल के नर्व इंपल्स ट्रांसमिशन स्टार्ट होता है और इस इवेंट को हम बोलते हैं डीपोलराइजेशन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है वो जाता है बी, दैट इज द डीपोलराइजेशन। तो अब चलते हैं हम केमिस्ट्री क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखना आप, द रिएक्शन ऑफ 1 ब्रोमो 3 क्लोरो साइक्लोब्यूटेन। चलो भैया लिख लेते हैं, साइक्लोब्यूटेन है। साइक्लोब्यूटेन मतलब ये आपके पास आ गया साइक्लोब्यूटेन। अब लिख रहा है कंडीशन 1 ब्रोमो, 1 पे मान लो ब्रोमो, तो 1 2 3 पे बोल रहा है क्लोरो। 1 ब्रोमो 3 क्लोरो साइक्लोब्यूटेन विद सोडियम मेटल, इसका रिएक्शन कर रहा है सोडियम मेटल के साथ। ठीक है, अब एक बात देखो, एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम मेटल। जैसे आपने देखा तुरंत दिमाग में एक बात क्लिक कर गया कि सर कहीं ना कहीं आप ऊर्ज रिएक्शन की बात करने जा रहे हैं। बात तो बिल्कुल सही है। अगर मैं ऊर्ज रिएक्शन की बात करने जा रहा हूँ तो ऊर्ज रिएक्शन में आपको पता है कि अल्काइल हैलाइड का 2 मोल लेना है, सोडियम का भी 2 मोल लेना है। अब बात है कि सर जैसे हम लोग ये लिखते थे अल्काइल हैलाइड और ये सोडियम, अगर ऊर्ज रिएक्शन लेते थे तो 2 मोल और इसका भी 2 मोल लेते थे, तो यहाँ से NaCl निकलता था और एल्केन बनता था। पर यहाँ क्वेश्चन मार्क है सर कि कहाँ से लेंगे 2 मोल? जब लेंगे तो ये Br वाला निकलेगा NaBr या NaCl निकलेगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स आपको बता दूं ये Br है। अगर आपने 2 मोल सोडियम लिया, ये दूसरा आपने लिया Br, ध्यान रखिएगा कंडीशन Br नहीं है, Br है। हाँ, ये आपके पास कंडीशन बनेगा, ये कंडीशन बन रहा है आपके पास और ये Cl बन रहा है। अगर आप यहाँ देखोगे तो सबसे पहले ब्रोमीन टूटेगा। क्यों टूटेगा ब्रोमीन?
क्योंकि अगर आयनिक मैकेनिज्म आप देखेंगे तो इस कंडीशन में बेसिकली क्या कंडीशन आपका बनेगा कि ब्रोमीन का बॉन्ड लेंथ बड़ा है तो इजीली ब्रेक होगा, यहाँ इजीली ब्रेक होगा, तो ये दोनों कंबाइन करेंगे और Cl टर्मिनल पे बचेगा और ये दोनों कंबाइन करेंगे, ये प्रोडक्ट बनेगा। सो आंसर फर्स्ट होगा, राइट। यहाँ एक बात और आपको मैं बताना चाह रहा हूँ, जैसे मान लो यहाँ बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, मान लो ये Br है और ये Br है और इसका रिएक्शन आपको सोडियम के साथ करा दिया, तो यहाँ दोनों एल्काइल हैलाइड सेम है ना। अगर सेम हुआ ना तो बेसिकली ये इंट्रामॉलिक्यूलर ऊर्ज रिएक्शन का एग्जांपल है, मतलब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर ऊर्ज रिएक्शन होगा, तो ये रिएक्शन बेसिकली आपके पास ऐसा होगा, ये इसको Br ऐसे लिख सकते हैं, ये Br लिख सकते हैं, इसको 2 मोल ऑफ Na लेंगे यहाँ से NaBr निकलेगा और NaBr निकलने के बाद ये बनेगा प्रोडक्ट बेसिकली, मतलब इस तरह का प्रोडक्ट बनाई देता। लेकिन ऐसा कंडीशन तब होगा जब दोनों तरफ हैलोजन सेम होगा, अगर डिफरेंट हुआ तो जो बड़ा है वो पहले लिबरेट होगा, इसलिए यहाँ से हमने NaBr निकाला और ये दोनों कार्बन को आपस में जोड़ा, तो ये बचा Cl टर्मिनल पे, इधर Cl टर्मिनल पे, आंसर आपका ये हुआ। तो आपको फुल कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है, समझ रहे हो बात। ये इन बिटवीन मॉलिक्यूल हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर ऊर्ज रिएक्शन। ये विद इन द मॉलिक्यूल हो रहा है तो ये कहलाएगा इंट्रा मॉलिक्यूलर ऊर्ज रिएक्शन। तो फुल कॉन्सेप्ट आपको ऊर्ज रिएक्शन का मैंने बता दिया। अब लीजिएगा अगला स्टॉक आपका बायोलॉजी का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें बोला गया है सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टॉक्सिसिटी अमंग अमोनिया, यूरिक एसिड एंड यूरिया इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। आप जो यहाँ पे केमिकल्स देख रहे हैं बेसिकली ये यहाँ पे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं। 3 मेन दिए गए हैं, एक तो दिया गया है अमोनिया, दूसरा दिया गया है यूरिक एसिड और तीसरा दिया गया है यूरिया। मीन्स हमारे एनिमल किंगडम्स में अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में आप देखेंगे कि ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स बनते हैं। अब इनमें से सबसे ज़्यादा टॉक्सिक कौन सा होता है, सबसे कम टॉक्सिक कौन सा है, इसके हिसाब से हमको इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर में टॉक्सिसिटी एक्सप्लेन करनी है। इसके लिए आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए, देखिएगा इन तीनों केमिकल्स में से सबसे ज़्यादा जो टॉक्सिक होता है, द मोस्ट टॉक्सिक सब्सटेंस इज द अमोनिया। मोस्ट टॉक्सिक सब्सटेंस इज द अमोनिया। और इसी वजह से जो अमोनिया होता है आप जानते हैं कि ये एक्वेटिक एनिमल्स में रिलीज होता है, किसमें, वाटर के अंदर। और इन तीनों में सबसे लीस्ट टॉक्सिक अगर आप देखेंगे वो होता है यूरिक एसिड। कौन सा होता है, यूरिक एसिड। यूरिक एसिड इज द लीस्ट टॉक्सिक, इट इज द लीस्ट टॉक्सिक। और अगर हम सिर्फ इंटरमीडिएट की बात करते हैं तो इंटरमीडिएट में कौन सा आ जाता है, यूरिया। यूरिया बेसिकली ह्यूमंस में रिलीज होता है। और जो यूरिक एसिड है ये आप देखेंगे किस में रिलीज होता है, बर्ड्स में। तो इसके हिसाब से हमने 3 चीज़ें तो देख ली कि सबसे ज़्यादा टॉक्सिक कौन सा है यहाँ पे, अमोनिया। जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं ज़्यादातर उनमें आप देखेंगे कि जो ये प्रोडक्ट बनता है अमोनिया। और सबसे लीस्ट यहाँ पे हो जाता है यूरिक एसिड। अब इसके हिसाब से हमको इंक्रीजिंग ऑर्डर तो ये पता चल गया। इंक्रीजिंग ऑर्डर हम स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले बोलेंगे सबसे लीस्ट टॉक्सिक कौन सा हो जाएगा, यूरिक एसिड, फिर हो जाएगा यूरिया एंड मोस्ट या फिर हाईली टॉक्सिक हो जाएगा यहाँ पे अमोनिया। तो इसके हिसाब से अगर हम ऑप्शंस को देखते हैं तो ऑप्शंस हमारे पास होता है, वो होता है डी, दैट इज लीस्ट टॉक्सिक इज द यूरिक एसिड, देन यूरिया, देन अमोनिया। तो यहाँ पे जो इंक्रीजिंग ऑर्डर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन डी में, जिसमें सबसे कम टॉक्सिक कौन सा है, यूरिक एसिड, और सबसे ज़्यादा टॉक्सिक यहाँ पे अमोनिया। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है वो जाता है ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए हम चलते हैं यहाँ पे केमिस्ट्री क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देख के आ रहा हूँ, लेकिन मैं उससे पहले आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ कि आज जो पूरा कॉन्सेप्ट आप देख रहे थे वो कंप्लीट हाइड्रोकार्बन का कॉन्सेप्ट देख रहे थे। कोशिश किया मैंने कि मैक्सिमम हाइड्रोकार्बन के रिएजेंट के कॉन्सेप्ट है, उसके मैकेनिज्म के कॉन्सेप्ट आपसे क्लियर किया जाए। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग मुझे जरूर बताइएगा कि आपको अगला वीडियो ऑर्गेनिक का दूँ या इनऑर्गेनिक का दूँ, जरूर आप लोग कमेंट करके मुझे बताएंगे। सो बोल रहा हूँ कंडीशन, आपके पास एक कंपाउंड ऐसा लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है CH3 CCH3 और डबल बॉन्ड CH, और ये लिख रहा है CH3 और ये CH3 और ये CH3। इसका रिएक्शन बोल रहा है कंडीशन की NaIO4 और KMnO4 के साथ। मैं थोड़ा सा आपको कुछ बात बताना चाह रहा हूँ। बहुत बच्चों का कमेंट था कि सर रिएजेंट के फंक्शन बताइए, इस बार तो मैंने काफ़ी बता दिए। अगर आप NaIO4 और KMnO4 देख रहे हैं तो बेसिकली इसका काम है हाइड्रोक्सिलेशन करना, मतलब एडिशन ऑफ OH, जहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा, ठीक है। अब KMnO4 जो है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग है तो क्या ये फर्दर ऑक्सीडाइज कर सकता है? तो मेरे भाई अगर आप इसको देखेंगे तो ये है CH3 CCH3, और मैंने बोला कि इसको तोड़ेगा और यहाँ जोड़ेगा OH और इधर भी OH, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट फंडामेंटल आपके पास निकल के आएगा। यहाँ पे क्या, यहाँ जुड़ेगा OHH, और इधर आपके पास अगर आप देखोगे कंडीशन तो यहाँ बेसिकली क्या कंडीशन देखना है, ये समझना है आपको। मैं बोल रहा हूँ कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये ऑक्सीडेशन करेगा। अगर ऑक्सीडेशन करेगा
तो क्या कंडीशन बनेगा, क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये बात आपको समझना बहुत जरूरी है। तो ध्यान रखिएगा कि यह हाइड्रोक्सिलेशन नहीं, ऑक्सीडेशन करेगा। ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन करेगा और ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग की तरह बिहेव करेगा। तो अगर ऑक्सीजन ऐड हुआ तो ये यहाँ पे बनेगा C डबल बॉन्ड O, मतलब कीटोन बनाइए CH3CO और यहाँ पे अगर देखोगे आप तो ये बनेगा CH3 और ये है CH3 और ये CH3 और ये CHO। ये बात आपको जरूर समझना है। अब ये कीटोन है, कीटोन का तो ऑक्सीडेशन फर्दर पॉसिबल है नहीं रूम टेम्परेचर पे, आपको पता है ड्रास्टिक कंडीशन में कीटोन का ऑक्सीडेशन होता है। लेकिन एल्डिहाइड का अगर आप देखोगे तो एल्डिहाइड टर्मिनल पे है, सो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में ये फर्दर ऑक्सीडाइज होगा और फर्दर ऑक्सीडाइज होकर ये बेसिकली क्या बना देगा, एसिड बना देगा। मतलब ये CH3 और COOH बनेगा। तो एक बनेगा आपका एसिड और दूसरा आपका बनेगा कीटोन। तो एक बनेगा कीटोन और दूसरा एसिड, मतलब आंसर आपके पास जो होगा वो फर्स्ट होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको मैं आज डिस्कस कर रहा था माय डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि हाइड्रोकार्बन के मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। अच्छा, हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्या बोला गया है, देखिए, अ ट्यूमर इन द एड्रिनल जोना ग्लोमेरुलोसा कैन कॉज हाइपोसिक्रीशन ऑफ हॉर्मोन्स प्रोड्यूस्ड, सॉरी ये हाइपर होगा, hyper secretion of hormones produced in that region. Which of the following you may expect to find in the patient with such a tumor? मीन्स आप जानते हैं जो एड्रिनल ग्लैंड होता है इसके दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है यहाँ पे कॉर्टेक्स रीजन। तो जो कॉर्टिकल रीजन है उसको हम 3 रीजन्स में डिवाइड करते हैं, जिसमें से एक यहाँ पे दिखाया गया है जोना ग्लोमेरुलोसा के बारे में। जो जोना ग्लोमेरुलोसा होता है वो एक हार्मोन सिक्रेट करता है जिस ग्रुप को हम बोलते हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। और मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन है वो होता है एल्डोस्टेरोन। कौन सा होता है? एल्डोस्टेरोन। तो मीन्स आप कह सकते हैं जो ये डिजीज़ है वो किससे रिलेटेड है? एल्डोस्टेरोन से। अब क्वेश्चन आता है कि जो ये रीजन है इसमें ट्यूमर क्रिएट हुआ है, ट्यूमर की वजह से इस रीजन में एल्डोस्टेरोन का सिक्रीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो अगर एल्डोस्टेरोन का सिक्रीशन बढ़ जाएगा तो इसका इफेक्ट किस पे दिखाई देगा? इन 4 ऑप्शंस में से। अब आप जानते हैं जो एल्डोस्टेरोन होता है बेसिकली ये ब्लड में सोडियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, मीन्स सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। तो अगर एल्डोस्टेरोन का लेवल बढ़ जाएगा हाइपर सिक्रीशन की वजह से, तो एल्डोस्टेरोन क्या करेगा? बहुत ज़्यादा अमाउंट में सोडियम को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करेगा और ब्लड में आप देखेंगे कि जो सोडियम है उसका लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाएगा। तो इन चारों में से हम बोलेंगे कि अगर जोना ग्लोमेरुलोसा में अगर ट्यूमर क्रिएट होता है तो इसकी वजह से एल्डोस्टेरोन का लेवल बढ़ जाता है, और अगर एल्डोस्टेरोन का लेवल बढ़ जाएगा तो आप बोलेंगे कि ब्लड में सोडियम का लेवल इंक्रीज होने लगेगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है वो जाता है ऑप्शन नंबर A। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि एल्डोस्टेरोन की वजह से ब्लड में किसका लेवल बढ़ गया यहाँ पे? दैट इज द सोडियम। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी आपने देखा ये केमिस्ट्री और बायोलॉजी का एक महागठबंधन का बेहतरीन सीरीज। अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगेगा तो आप इसको लाइक करिएगा और कमेंट करके हमको बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा है, और हमको कमेंट्स में जरूर ये बताइएगा कि अगला सीरीज़ आपको चाहिए या नहीं चाहिए। अगर आप रसायनम में भी इस सीरीज को कंटिन्यू करना चाह रहे हैं तो प्लीज छोटा सा कमेंट हमारे लिए जरूर दीजिएगा। तो हम आपसे जल्दी मिल रहे हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।